तो आदाब हाजरीन। मैं अस्करी नकवी हूँ और आज की इस महफिल में अ, आप सबका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। अ, हाजरीन, ये एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अहम मोमेंट है हम सबके लिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले बहुत दिनों से इस बारे में हम सोच रहे थे कि एक ऐसी सीरीज की शुरुआत की जाए, लखनऊ में रह कर के ही की जाए, जिसमें ये तमाम लोग जिन्होंने लखनवी तहजीब और जो संस्कृति है उसको उसको तैयार किया इतने बरसों, और उसका जो चर्चा है पूरी दुनिया में फैला। अ, लेकिन वो हुआ नहीं जब तक जिंदगी ऑनलाइन थी, मतलब ऑफलाइन थी, ऑनलाइन नहीं थी। अ, अब ये कोविड का मैं कहूँगा एक पॉजिटिव इफेक्ट है ये, कि बहुत सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन कर पा रहे हैं, और ये इनिशिएटिव लखनऊ बायोस्कोप के जरिए से शुरू किए गए हैं, और हम बहुत सी चीजें और बहुत लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। अब ये शुरू हुआ है, धीरे धीरे शायद और आगे लेके जाएंगे और तरह की चीजें आपके सामने पेश कर पाएंगे। मगर आज की जो महफिल है वो बहुत ही खास है, और ये एक सीरीज का भी आगाज है, जिसमें हम लखनऊ के उन नायाब नगीनों से आप लोगों को रूबरू कराएंगे, जिन्होंने लखनऊ बनाया है, जो मुजस्सम लखनऊ हैं। और उसी सीरीज में आज का पहला जो हमारा एपिसोड है वो मशहूर कवि, दानिश्वर, फिल्म मेकर नरेश सक्सेना जी साहब के साथ है, और उनके साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगी उनकी बेटी पूर्वा नरेश। वैसे तो नरेश जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग उनके बारे में फॉर्मली भी जानना चाहते हैं कि उनके क्या अचीवमेंट्स हैं, तो मैं जरा सा उनके बारे में कहता चलूं। तो नरेश जी ने लखनऊ में ही रह करके तमाम फिल्मों का निर्देशन किया दूरदर्शन में। उस जमाने में बहुत वक्त पहले की बात है, लखनऊ में ही रह करके, और 1992 में उनको उनकी फिल्मों के निर्देशन के लिए राष्ट्रीय नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। उसके अलावा उनकी जो कविताएं हैं उसके लिए भी उन्हें बहुत दफा सम्मानित किया जा चुका है, और आज भी मतलब इस वक्त कोई किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, प्लीज प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और साथ ही आज भी मतलब इस दौर में जो यंग लोग हैं, तमाम हमारी उम्र के जो लोग हैं, वो लोग नरेश जी की पोएम्स के साथ जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय हैं। क्योंकि अभी जब ये प्रोग्राम होने वाला था उस वक्त ही मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज करके भेजा, किसी ने कुछ आर्ट वर्क किया है, किसी ने कुछ म्यूजिक के इस्तेमाल के साथ किया है। बहुत से लोगों ने, मैंने एक म्यूजिशियन हैं दिल्ली में, उन्होंने मुझे भेजा, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि ये प्रोग्राम होने जा रहा है। सो मैं क्या 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 कहूँ नरेश जी के बारे में, पता नहीं। लखनऊ आकाशवाणी से भी राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए निराला, धूमिल, कुंवर नारायण, लीला घृण, जुगड़ी आदि की कविताएं की, संगीत रचनाएं भी आपने आकाशवाणी के लिए की हैं। सो नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज इस प्रोग्राम में हम लोगों के साथ जुड़े हैं, और इस सीरीज की जो शुरुआत है वो आपसे हो रही है। ये बहुत ही खुशकिस्मती, सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। सो बहुत शुक्रिया नरेश जी। साथ में जो हैं उनके जो बात करेंगी, जाहिर है उनकी बेटी पूर्वा नरेश हैं, लेकिन पूर्वा नरेश का भी मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराता चलूं। पूर्वा नरेश खुद एक बहुत मशहूर प्ले राइट हैं, और तमाम प्लेस उन्होंने लिखे हैं, मतलब ओके टाटा बाय बाय जैसे प्लेस, जिसको अवार्ड, जो अवार्ड मिले हैं उन्हें, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है पूर्वा को। और and various issues Purva has also made plays. So Purva, thank you very much for agreeing to do this with us and joining us here. So now मैं बहुत ज़्यादा वक्त और नहीं लूँगा इस बातचीत में, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग बहुत बेसब्री से आज के टॉक का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं बस एक मिनट के लिए माधवी ऑनलाइन है, मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि वो आकर के ये बताएं कि ये लखनऊ बायोस्कोप क्या है, और ये जो कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट है
क्योंकि आप लोग भी जरूर क्यूरियस होंगे इस बात को जानने में कि ये है क्या चीज और ये क्या इनिशिएटिव है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। सो माधवी, ओवर टू यू। आदाब। बहुत ही सारे पुराने लखनऊ वाले शायद इस पे हैं अलग अलग जगहों से। इसका मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है और नरेश जी और पूर्वा को ये फंड रेजिंग का पहला इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं बस एक मिनट ही लूंगी और ये सबको बताना चाह रही हूँ कि एक हम लोग का एक सपना है और उस सपने को एक थोड़ा सा रूप भी दिया है। That we are wanting to initiate a cultural history museum of Lucknow. बिकॉज जो लखनऊ की तहजीब है वो सबके दिलों में रहती है, नो मैटर कितनी दूर दूर वो लोग चले जाएं। और तो इसको हमको हाउ वी कैन बोथ वर्चुअली और फिर आफ्टर दिस पैंडेमिक इन अ बिल्डिंग फॉर्म एक सिटी कल्चरल हिस्ट्री म्यूजियम का एक आगाज और एक शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और ये पहला एक्चुअली आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उस तरफ जाएगा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि इफ आप लोग कोई इन्वॉल्व होना चाहें या आइडियाज देना चाहें या इसमें जुड़ना चाहें तो जरूर आगे आपको इसमें जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटी सी शुरुआत के लिए। Over to me. Thank you, Madhvi. No, I will just also want to say one last thing is that I'm very thankful to Naresh ji also, because जब हम लोगों ने ये प्रोग्राम की बात की तो उस वक्त ये था कि जो हमने ये तय किया कि भाई जो कंट्रीब्यूशन है वो इसका जो भी होगा वो आर्टिस्ट है जो उस दिन का मेहमान है उसको जाएगा। लेकिन नरेश जी ने बरजस्ता कहा कि भाई देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो कंट्रीब्यूशन है किसी कॉज के लिए जाए, किसी चीज के लिए जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो वहीं ये आइडिया आया कि ये कल्चरल म्यूजियम हम जो बायोस्कोप है जिसके जरिए लखनऊ बायोस्कोप म्यूजियम जो है जो शुरू करना चाहते हैं, क्यों नहीं उसी के लिए एक शुरुआत की जाए। और तो नरेश जी बहुत शुक्रिया इस कंट्रीब्यूशन के लिए। आप ही का कंट्रीब्यूशन है पहला असल में, जो तमाम लोगों के जरिए से हम तक लखनऊ बायोस्कोप तक पहुंचेगा। बस इन्हीं लफ्जों के साथ, और बस एक आखिरी बार आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अपने अपने जो माइक्रोफोन्स हैं उनको म्यूट पे रखिएगा ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। एंड नाउ पूर्वा, इट्स ओवर टू यू एंड प्लीज आप सब एंजॉय एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। I'll thank you all in the end also. पूर्वा, यस प्लीज, थैंक यू। नरेश जी प्लीज शुरू करें। बहुत शुक्रिया आपका कि इस सीरीज की शुरुआत लखनऊ की आप मुझसे कर रहे हैं। और बेहतर तो ये होता है कि लखनऊ असल में अपनी भाषा, जुबान जिसको हम कहते हैं, और उर्दू शायरी, उसके लिए जाना जाता है, गालिब के लिए मीर के लिए जाना जाता है। तो ऐसे किसी से शुरुआत होती तो और अच्छा होता, और तो हम थोड़ा आगे आते। लेकिन मैं आगे पीछे तो झूला झूलता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आगे भी और पीछे भी। और बिना सवाल के मैं आपको एक बात बता दूं, और फिर मौका होगा तो ज्यादा बताऊंगा कि गालिब के जो प्रकाशक थे, पब्लिशर, गालिब की जो किताबें छापी वो लखनऊ में छपी, नवल किशोर प्रेस में। तो ऐसा बहुत कुछ है जो लखनऊ में लखनऊ को हासिल है और दूसरे शहरों को नहीं है, दिल्ली को भी नहीं है। तो चलिए, पूर्वा क्या चाहती हैं बताएं। नमस्कार, मैं पूर्वा, मैं फिलहाल बम्बई से बात कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत जगह, कई शहरों से लोग आज हमको सुन रहे हैं। तो पापा लखनऊ में बैठे हैं, मैं बम्बई में बैठी हूँ, और बाकी लोग न जाने कहाँ से लॉग इन करके आज सुन रहे हैं इस बातचीत को। तो जैसा अस्करी ने कहा कि कोविड-19 ने हमें ये तो बता दिया एक बहुत ही पोएटिक तौर पे कि हम वी कैन बी नोवेयर बट वी कैन बी एवरीवेयर। तो आई एम हैप्पी टू बी हियर टुडे एंड आई एम हैप्पी टू बी टॉकिंग टू माय फादर। नर्वसनेस है थोड़ी सी, बिकॉज कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की बातचीत नहीं की, और मैं और मेरे पापा जब बात करने पर उतर आते हैं तो पता नहीं बात
कहाँ से कहाँ चली जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाती है। बट जो भी है उसमें आज आपके साथ हम साझा करते हैं यहाँ पर। जो नरेश जी को नहीं जानते हैं, उनके बारे में, ऑफ कोर्स ही इज़ अ पोएट, ही इज़ अ वेरी गुड पोएट। कल मैं उनकी किताब उठा के पढ़ रही थी, देख रही थी कि कौन सी कविताएं मैं उनसे बोलूँगी कि आप पढ़ के सुनाएं। तो मुझे लगा कि ये तो सारी पठनीय हैं और सारी ही इनमें से कैसे चूज करा जाए। लेकिन इनकी जो स्टेलर पोएम जिसको कह सकते हैं, या जिसको हम बहुत यूज करते हैं किसी भी काम का, मतलब किसी भी प्रोटेस्ट में जब हम इसको यूज करते हैं, तो मैं इस कविता से इनका इंट्रोडक्शन करती हूँ। ये कविता भी इन्होंने शायद अपने शुरुआती करियर में लिखी है एज अ पोएट। नरेश जी इज ऑल्सो एन इंजीनियर. He's been a civil engineer throughout his working life, and he's been a poet, I think, all his life. तो ये जो कविता है ये पुल पर है, और इसी से हम शुरू करते हैं। मैं पढ़ूं या आप पढ़ेंगे? मैं ही पढ़ देता हूँ, तुम चाहो तो तुम पढ़ दो। हाँ, आप मैं एक पढ़ देती हूँ, फिर बाकी हाँ, आप पढ़ दीजिएगा, है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना तो पुल का अर्थ भी समझ नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल पार होता है, पुल पार नहीं होता, सिर्फ लोहा लंगड़ पार होता है। नदी में धंसे बिना पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल पार नहीं होता, सिर्फ लोहा लंगड़ पार होता है। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना, न पुल पार होता है न नदी पार होती। ये जितनी लिखी थी उतनी मैंने पढ़ी है, और फंबल भी मारा है उसमें एक हल्का सा, लेकिन खैर। तो ये है पुल पर इंजीनियर एंड पोएट नरेश सक्सेना जी की कविता। और अगर हम बातचीत में आप आगे देखेंगे कि कैसे कंक्रीट, रेत, सीमेंट इनकी कविता में शामिल होते जाते हैं और एक पोएटिक मेटाफर लेकर आते हैं। पर जैसे कि पुल पार नहीं होता नदी में धंसे बिना, तो आइए धंसते हैं लखनऊ में थोड़ा नरेश जी के साथ, और थोड़ा लखनऊ से नरेश जी को जानते हैं और नरेश जी से थोड़ा लखनऊ को जानते हैं। तो पापा ये बताइए कि मैं लखनऊ से बम्बई आई, और रोजी रोटी, पहचान की तलाश में। आप भी आज लखनऊ के हैं, लेकिन हमेशा से तो लखनऊ के नहीं थे, आपका जन्म स्थान तो लखनऊ है नहीं। तो आप भी अपनी रोजी रोटी की तलाश में माइग्रेट होके आए होंगे, ऐसा मैं समझ रही हूँ। तो आप कैसे, आपका लखनऊ आना कैसे हुआ? लखनऊ आपका शहर कैसे हुआ? आपका शहर तो ग्वालियर होना चाहिए जहाँ पैदा हुए थे। कौन कहाँ से आया है, कितने पीछे जाकर आप पता लगाएंगे, ये बताइए। कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स आर्यावर्त था और मध्य एशिया से आर्य आए थे, और जर्मन ने कह दिया हम शुद्ध आर्य हैं, शुद्ध तो हम ही हैं, स्वस्तिक का उल्टा निशान लगा करके उन्होंने कहा। तो वो जो कौन कहाँ से आया, हमारे पिताजी ग्वालियर में थे और हमारे बाबा फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में थे, और उनके पिता कहाँ थे हमें नहीं पता, वो कहाँ से आए। तो कौन कहाँ से आया, अवध के जो नवाब थे वो कहाँ से आए, वो कहाँ चले गए। हम फैजाबाद गए तो हमने कहा कि अवध के नवाब का महल या जो भी होगा देखेंगे, तो वहां पर इतनी इतनी ऊंची घास उग रही है कि आपको पांव रखते डर लगता है। दरवाजों, खिड़कियों से, दीवारों से, जिसको गालिब ने कहा था कि बाहर आई है, ऐसी बाहर आई है कि आप झूल गए हैं दरवाजे और खिड़कियां। कौन कहाँ था, कहाँ से आया,
कौन जानता है आज। तो खैर, मैं आज 50-60 बरस से, एग्जैक्टली कहूं तो 1964 में लखनऊ आया पहली बार। 1964 को आप 2020 से घटा लीजिए तो मेरे ख्याल से 55-56 साल आ जाएं। 56 साल से मैं यहाँ हूँ, और जो मेरी पहचान जो भी बनी है वो सारा काम, क्योंकि उस वक्त मैं 25 साल का था और आज 82 बरस का हूँ। अब आप मुझसे कहिए कि तुम कहाँ के हो? तुम तो ग्वालियर में पैदा हुए थे, कौन कहाँ पैदा हुआ था? तो ये जरूर है। ये बात कभी कभी, आज हिंदू में सैयद हैदर रजा पर एक लेख अशोक वाजपेयी का है, तो वो कहते हैं कि वो 72 साल पेरिस में रहे, तो पेरिस के ही हुए और उनकी सेंटेनरी की शुरुआत पेरिस में हो रही है, वो पेरिस के हैं, लेकिन पैदा तो यहाँ हुए माने अपने मध्य प्रदेश में पैदा हुए वो, और फिर मरने से पहले 5-6 साल यहीं आ गए थे। तो बीज कहाँ का है, उसको हवा पानी धूप कहाँ मिली है, कहाँ बड़ा हुआ है, किस मिट्टी में उसको बड़ा किया। तो मेरी मिट्टी जो है वो एक कविता भी है कि अगर लखनऊ की मिट्टी, अगर वो ईंटों पर है वो कविता, कि अगर लखनऊ की ईंटें बनी हैं लखनऊ की मिट्टी से, तो लखनऊ के लोग क्या किसी और मिट्टी से बने हैं? तो ये जो है मिट्टी का फर्क होता है, जरूर होता है, लेकिन वो कहाँ से हवा पानी और धूप उसको मिलती है, उस जगह का भी फर्क होता है। तो ये दोनों बातें हैं। मैं लखनऊ का हूँ और ग्वालियर का भी हूँ। ये ग्वालियर का मत कहो मुझे, मैं चंबल का हूँ दरअसल। ये बात कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होता है हर जगह के पानी में। जैसे गोमती का पानी है, ये जो गोमती का पानी है ये अलग तरह का पानी है, और जो चंबल का पानी है वो बिल्कुल अलग तरह का पानी है। और कभी कभी वो एक लहर आती है चंबल की, अभी भी आती है। जब मेरा माफिया से सामना हुआ, और क्योंकि मैं उस जमाने में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, और ये वक्त की बात कि मेरे आते ही आते जब निशादगंज का एक पुल बहुत पुराना हो गया था, उसे गिरा करके नया बनाया जा रहा था, तो उसमें एक हिस्सा मेरा भी काम का शामिल हो गया। और उस पुल पर फिर जो हुआ वो बहुत बड़ा एक ड्रामे की तरह था कि पुल पर से, उस पर हम आएंगे। चलिए छोड़िए। तो ये बताइए कि आप लखनऊ कैसे आए और कब आए? मैंने इंजीनियरिंग पास कर ली थी किसी तरह से जबलपुर से, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था इरिगेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्रूव होने के पहले वो बना देते थे जूनियर इंजीनियर। हमारे दोस्तों ने कहा कि यहाँ पे सीधे असिस्टेंट इंजीनियर बना रहे हैं, तुम कहाँ जूनियर इंजीनियर बन गए जाकर। तो हमने अपना झोला और बस्ता उठाया और लखनऊ आ गए, और लखनऊ आकर के हमने दरखास्त दे दी पीडब्ल्यूडी इरिगेशन। उस वक्त इंजीनियर्स की इतनी जरूरत और डिमांड थी कि हर जगह मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। अब एक जगह पीडब्ल्यूडी में हुआ तो अलीगढ़ में हुआ। यहाँ मैं गया, जिसको जल निगम कहते हैं, पहले एलएसजीडी कहते थे। उन्होंने कहा कहाँ चाहिए आप पोस्टिंग की प्रायोरिटी? तो मैंने कहा लखनऊ। बोले सेकंड चॉइस? मैंने कहा सेकंड चॉइस लखनऊ। बोले अरे वाह, आप तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा साहब इसका मतलब माफ करिएगा, अगर ये नहीं मिला मुझे लखनऊ तो बोले क्या? मैं चुप हो गया। तो बोले क्या फिर नई जॉब ज्वाइन करोगे? मैं साहब मेरा 2 जगह ऑलरेडी हो गया है।
एक जगह अलीगढ़ जाने को कह रहे हैं, एक जगह बांदा जाने को कह रहे हैं, मैं दोनों जगह जाना नहीं चाहता। लखनऊ मेरा कर देंगे तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। बहरहाल लखनऊ में असिस्टेंट इंजीनियर हो गया मैं। तो ये जो था, किस सन की बात है ये 1964 में आ गया था, बातचीत हो गई। 1965 जनवरी में पहले महीने में मैंने ज्वाइन कर लिया। क्या वजह थी कि आपकी पहली और दूसरी चॉइस लखनऊ और लखनऊ ही थे? देखिए, अलीगढ़ और बांदा के मुकाबले लखनऊ के प्रेफरेंस की क्या बात करती हो। लेकिन एक खास बात और थी कि मेरी बड़ी बहन और मेरे बहनोई भी लखनऊ में थे और नई पोस्टिंग मेरी होनी थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के पास हुआ था ना इंजीनियरिंग, तो मुझे लगा कि कहीं इंजीनियरिंग का कोई ऐसा काम दे दिया तो किससे पूछूंगा जा करके। तो मेरे बहनोई भी इंजीनियर थे और बड़े आलिम फाजिल किस्म के इंजीनियर थे। इसलिए भी लखनऊ चाह रहा था। और लखनऊ अदब का शहर था, मेरी कविताएं छप चुकी थी और उस जमाने में भी लखनऊ में बहुत सी पत्रिकाएं निकल रही थी। युग चेतना पत्रिका, उससे कुछ ही दिन पहले तक कुंवर नारायण निकालते थे और भी लोग थे उनके साथ। तो ये मेरे आकर्षण का केंद्र था। तो एज अ पोएट आपके लिए लखनऊ, एज अ पोएट आपको लखनऊ, जब आप आए लखनऊ में तो आपको क्या मिला लखनऊ में? ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको रोक लिया और लिटरेरी सीन के बारे में थोड़ा बताइए लखनऊ के, कि उस समय का लिटरेरी माहौल क्या था और आप लखनऊ के बारे में क्या सुनकर आए थे और वो और क्या मिला आपको लिटरेचर के संदर्भ में? देखिए, लखनऊ उस वक्त बहुत तेजी से बदल रहा था और उसका एक एक केंद्र या सेंटर जिसे कहें वो लखनऊ कॉफी हाउस था। और लखनऊ कॉफी हाउस में उस वक्त लखनऊ के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो भी लोग उस दिन लखनऊ में होते थे, जैसे कि चंद्रशेखर हों तो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, वो अगर लखनऊ में होते थे, या राम मनोहर लोहिया जिन्होंने पहली बार तमाम कांग्रेस की सरकारें गिरा दी, शायद 8 या 9 राज्यों में 67 में कांग्रेस की सरकारें गिर गई, वो अगर लखनऊ कभी आते थे, और मेरी मुलाकात ही उनसे, राम मनोहर लोहिया से मेरी मुलाकात लखनऊ कॉफी हाउस में ही हुई। तो कोई, जितने पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, जितने भी राइटर थे, जितने पेंटर थे, जितने आर्टिस्ट थे, वो सारे के सारे शाम को लखनऊ कॉफी हाउस में इतनी तादाद में होते थे कि वरांडे में खड़े मिलते थे। कई ग्रुप्स जो वरांडे में इंतजार करते थे। और वरांडा जो था उसमें ये जरूर था कि सामने इक्के तांगे खड़े होते थे सड़क पर, डिवाइडर नहीं था, बहुत चौड़ी सड़क थी। और वहां घोड़ों की लीद और पेशाब की बू भी शामिल होती थी हवा में। घोड़े अपने पांव पटकते थे, खुर्राते थे, उनकी आवाजें भी होती थी। लेकिन अशोक के बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ थे, उनके पीछे से चांद निकलता था और बरामदे में खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था। बहुत सुंदर दृश्य था वो। लेकिन अब ना वो दृश्य रहा, ना वो इक्के तांगे रहे वहां पर, ना अशोक के पेड़ कटवा दिए गए। अब पता नहीं चांद निकलता है वहां के नहीं निकलता है, ये तो पता नहीं, क्योंकि किसी शाम को जाना होता नहीं, क्योंकि वो भी नहीं रहा और कॉफी हाउस भी खत्म हो गया। वो कल्चर ही खत्म हो गया वहां से। अब कोई शाम को कॉफी हाउस नहीं जाता। आपकी टोली किसके साथ जमती थी कॉफी हाउस में? कॉफी हाउस में उस वक्त अमृतलाल नागर आते थे, यशपाल आते थे, भगवती चरण वर्मा आते थे। और एक बात बताऊं, मैं ग्वालियर में और जबलपुर में दोनों जगह मैंने मशहूर साहित्यकारों को देखा, तो वो इक्के तांगे रिक्शे में चलते थे। हरिशंकर परसाई जैसा लेखक कभी कभी रिक्शे में, बाकी पैदल, और बड़े बड़े लेखक साइकिलों पे चलते थे। यहाँ आकर पहली बार मैंने देखा कि हर लेखक के पास कार है।
यानी यशपाल के पास कार, भगवती चरण वर्मा के पास कार, श्रीलाल शुक्ल के पास, कुंवर नारायण के पास कार, और जो कुछ लोग सुरेंद्र तिवारी अपनी कार में आते थे। तो मैं देख करके पहली बार देखा कि यहाँ तो लेखक लोग बड़े रिच हैं। तो मैंने घर से मैं लेके आया था 3,000 रुपए कि भाई तुम्हें नौकरी जब तक ना मिले तब तक खर्चा वर्चा चलाने के लिए। तो मैंने कहा कि मुझे फौरन एक स्कूटर दिलवा दीजिए, कम से कम स्कूटर तो रहे मेरे पास इन कार वालों के बीच में। तो मैंने 3-4 दिन के अंदर ही एक स्कूटर सेकेंड हैंड खरीद लिया था। तो ये, और मैंने नौकरी ज्वाइन की उससे पहले ही कुंवर नारायण से मेरी मुलाकात, श्रीलाल शुक्ल से मेरी मुलाकात हो गई थी। और ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने कहा कि हम आपका नाम जानते हैं, क्योंकि मैं धर्मयुग में छपता था, कल्पना में छपता था। उस जमाने में ये था कि अगर आपकी एक रचना भी कल्पना में छप जाती थी तो पूरा हिंदुस्तान जान लेता था कि आप कोई लेखक हैं। निर्मल वर्मा ने यह कहा था कि जब मैं पहली बार कल्पना में छपा तब मुझे भरोसा हुआ कि अब मैं लेखक हो गया। ये हैसियत उस मैगजीन, उस पत्रिका की थी। तो लखनऊ बहुत तेजी से उस वक्त मैंने कहा बदल रहा था, और मेरी सबकी अलग अलग टेबल होती थी। पत्रकारों की अलग होती थी, जो पॉलिटिशियंस थे उनकी टेबल अलग लगती थी, जो आर्टिस्ट और राइटर्स थे उनकी टेबल अलग लगती थी। तो मेरे साथ, अब ये मैं बताऊं आपको कि विनोद भारद्वाज, उनका नाम नहीं जानते होंगे आप, उस वक्त इंटर पास करके और बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। लेकिन एक दिन वो आया कि जब मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में जूरी के मेंबर के तौर पे उनको बुलाया गया, वो हमारे साथ बैठते रहे बरसों बरस। जय कृष्णा उस वक्त नए नए आर्टिस्ट थे और शायद नए नए लेक्चरर हुए आर्ट्स कॉलेज में। बाद में आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल हुए, एकेडमी के अवार्ड उनको मिले, और नेशनल एकेडमी जो आर्ट्स की थी उसमें उनका बड़ा दर्जा रहा। इंटरनेशनल अवार्डी तो वो पहले से ही थे। एन रॉय थे, यहाँ आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, इन सबको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए थे। तो उन सब के साथ हमारा बैठना होता था। हमने एक मैगजीन यहाँ से निकाली थी, आरंभ नाम की। उस आरंभ नाम की मैगजीन ने भी पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया हुआ था। उसका जो कवर था, एक कवर जयकृष्ण ने उसका, वो तो ग्राफिक आर्टिस्ट थे। तो ग्राफिक आर्टिस्ट जो है वो मशीन का इस्तेमाल करके कवर अपना प्रिंट निकालते हैं, और जो 3 प्रिंट निकालते हैं या 4 निकालते हैं तो उन पर नंबर डाल देते हैं। तो उस पर डाल देते हैं कि 1/4, 2/4, 3/, यानी कुल 4 ही हैं ये पूरी जो प्रिंट बनाए हैं उन्होंने सैकड़ों प्रिंट उसके बना दिए। जय कृष्ण ने मशीन पर हमारे उसकी कवर के लिए सैकड़ों प्रिंट बनाए। और वो कवर जब गया, मल्टी कलर छोटी पत्रिका, छोटी स्मॉल मैगजीन, जिसके पास बहुत पैसा वैसा नहीं होता था, वो जब कवर गया तो पूरे हिंदुस्तान में ये हुआ कि अरे भाई ये कौन लोग पत्रिका निकाल रहे हैं, इस तरह का कवर इस मैगजीन का है। और जो मटेरियल था वो तो बहुत रिच था। उसके बारे में ज्यादा क्या बताऊं मैं। नहीं बताइए ना कि वो मैगजीन फंड कैसे आपने शुरू अरे फंड तो नाटक अकादमी से निकल छपती थी क्या मैगजीन? फंड का तो ये हाल था हम लोगों का, उस वक्त छपाई बहुत सस्ती होती थी। ठीक है, ये हाल था कि कोका कोला नया नया आया था, और अगर 4 लोगों ने कोका कोला पी लिया और 1 रुपया आपने दे दिया उसका दाम, तो वो कुछ पैसे वापस लौटा देता था। पेट्रोल अगर आपने 5 रुपए दे दिए पेट्रोल पंप पर, तो वो पूरी टंकी आपकी स्कूटर की फुल करके और पैसे वापस कर देता था। वो 90 पैसे पर लीटर पेट्रोल था। तो उस वक्त चीजें इतनी ऐसी थी
कि हमारे कंट्रोल में थी, और हम अपना पैसा अपने पॉकेट मनी से ही, तो बाकी जो हमारे साथी थे उनमें बहुतों के पास पॉकेट मनी बड़ी मुश्किल से घर से मांग के पॉकेट मनी लाते थे, लेकिन मैं उन सब के बीच में एक ऐसा था कि जिसकी नौकरी लगी हुई थी और जिससे 450 रुपये तनख्वाह मिलती थी तो हम अपनी जेब से ही निकालते थे अपनी मैगजीन और विज्ञापन मना कर देते थे। सूचना विभाग में जब हमारी पत्रिका ने बहुत तहलका मचाया, तो एक बार वहां के जो डिप्टी डायरेक्टर थे ठाकुर प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा भाई तुम लोगों को विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कहा साहब विज्ञापन में वो सब कचरा छापना नहीं चाहते, जिस सरकार के खिलाफ हम कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, उसका विज्ञापन हम कैसे छाप सकते हैं। उन्होंने कहा तुम जो चाहो हम वो छापेंगे, आप हमें लिख के दे दीजिए। तो मैंने मुक्तिबोध की एक कविता की लाइन लिख करके दी कि एक पांव रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं और मैं उन सब पर से गुजर जाना चाहता हूँ, आप ये स्पॉन्सर कर दीजिए। उन्होंने एग्री कर लिया इतना ज्यादा उनको ये था कि इस पत्रिका में हमारा विज्ञापन क्यों नहीं छप रहा। ऐसी पत्रिका निकाली थी। जब आप हम तो बोलते हैं तो आपके साथ कौन कौन था? नहीं, एक बात मैं बता दूं उस पत्रिका के बारे में, जो इतनी बातें कह रहा हूँ, कि डॉक्टर नामवर सिंह से बड़ा आलोचक पिछले 50-100 साल में हमारे बीच में नहीं हुआ कोई। रामविलास शर्मा की बात, तो उनकी किताब है कविता के नए प्रतिमान, उसमें सिर्फ एक ही पत्रिका का जिक्र है और वो आरंभ है। उनकी एक किताब है वाद विवाद संवाद, उसमें एक लेख यही वाद विवाद संवाद जब शुरू होता है तो उसमें पहला कोटेशन जो है वो मेरा कहा हुआ वाक्य है। दोनों अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि स्टेटस उस छोटी सी पत्रिका का कभी कभी 16 पन्नों की निकलती थी, कभी 32 की, कभी 64 पृष्ठ की, बहुत छोटी पत्रिका थी, लेकिन जो मटेरियल उसमें छपता था वो ऐसा होता था कि दिनमान और धर्मयोग और तमाम सारिका हिल गए थे उससे। तो जैसे कि मुझे समझ आ रहा है कि आप एक कवि थे और एक इंजीनियर थे और आपको नौकरी लखनऊ में मिली और आपको एक साहित्यिक माहौल भी मिला लखनऊ में। तो लखनऊ का जो साहित्यिक माहौल था उसके बारे में थोड़ा और बताइए कि आप लोग और क्या, मतलब लखनऊ में उस वक्त मूवमेंट था साहित्य को लेकर और भाषा को लेकर, और लखनऊ की जो भाषा है वो तो गंगा जमनी तहजीब के हवाले से लखनऊ को बहुत जाना जाता है। लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब जो है, दो बातें हैं। एक बात तो ये समझ लीजिए कि जो जिसको उर्दू कहते हैं, उर्दू शहरों की भाषा है, और हिंदी हिंदवी जिसके शायर मीर थे, गालिब थे, वो उनकी बोली और भाषा में कितने तरह के शब्द आते हैं इसको तो देखिए आप। जो अवधि है, अवधि का गौरव आपको याद दिलाऊं मैं कि जो हिंदुस्तान की नहीं दुनिया भर में हिंदुओं की सबसे क्या कहें उसको, वो किताब है जिसको वो सिर माथे लगाते हैं, रामचरितमानस, वो अवधि में लिखी गई है। अवधि का महाकाव्य है वो, जो अवधि भाषा में लिखा तुलसीदास ने। उसकी भाषा, लेकिन उसकी भाषा आई कहाँ से है, तो उसके लिए हम मलिक मोहम्मद जायसी की याद आती है। मलिक मोहम्मद जायसी लखनऊ से दूर नहीं है, रायबरेली के पास हैं, और मलिक मोहम्मद जायसी ने जो भाषा इजाद की, जिसको भाषा और शिल्प और शैली कहते हैं, जिससे एक जुबान पहचानी जाती है, वो मलिक मोहम्मद जायसी की दी हुई थी। आप सुनिए मलिक मोहम्मद जायसी, अगर कभी रामचरितमानस की चौपाइयां सुनी हो या दोहे सुने हो तो आपको लगेगा तुलसीदास के लिखे हुए हैं। जोवन गर्भ न कछु में चेता, नेह न जानो साम के सेता। ये
नेह न जानो शाम के सेता, श्याम माने काला है या सफेद है, ये तो ये नहीं मालूम कि प्रेम कर रहा है। नेह न जानो शाम के सेता, अब सो कंत जो पूछ ही बाता। अब मेरे प्रिय ने अगर मुझसे कोई बात कही, कसमुख हुई है, मेरा मुंह कैसा हो जाएगा। कसमुख हुई है पीत की राता, पीला हो जाएगा कि लाल हो जाएगा। पियसो कह से संदेश आ, हे भौरा हे काग, वही सो बिरहन जल मरी, तिनका धुआं हमें लाग। ये मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ रहा हूं मैं। मलिक मोहम्मद जायसी का ही स्कूल है जिससे तुलसीदास ने अवधी का, और जिसको हिंदी का एक सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे पुराना 15-16वीं शताब्दी की बात है ये। तो ये अवधी का गौरव है। और उससे भी पहले अगर हम भाषा में जाएं, जिसको कि अमीर खुसरो के नाम से हम जानते हैं, उन्हें खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, लेकिन भैया को दीने महल दुमहले, काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे। ये जो है लखी बाबुल मोरे, ये तो अवधी है। अब तो बड़ी दूर दूर तक अवधी का प्रभाव था। और तुलसीदास ने लिया, कहाँ से लिया? मलिक मोहम्मद जायसी से लिया। मलिक मोहम्मद जायसी ने कहाँ से लिया होगा? हो सकता है क्योंकि अमीर खुसरो ने जो शुरुआत की थी लिखने की, वो बोलियों से उन्होंने बहुत कुछ लिया था। और ये परंपरा वो थी जिसमें तुलसीदास ये कहते हैं कि मांग के खाइबो, मसीत में सोइबो। मंदिर के पट तो बंद भी हो जाते हैं, मस्जिदें खुली रहती, मैं मांग के खा लूंगा और मस्जिद में जाके सो जाऊंगा। आगे आगे कहते हैं, वो जो लहा कहो को, काहू के बेटे से बेटी ना ब्याह। ये था, ये तुलसीदास का लिखा हुआ है। आज हमारी भाषा जिस तरह की घृणा से, जिस तरह के क्या कहें उसको, हिंसा से भर गई है, वो कहाँ थी जो हमारे सबसे बड़े और सबसे पूजे जाने लायक जो लोग थे, उनका क्या कहना था कि मांग के खा लेंगे, मस्जिद में सो लेंगे, और हमें राजपूत कहो या हमें जुलाहा कहो, क्या फर्क पड़ता है। ये जो जाति, आज वोट तो हम उसी को देंगे जो हमारी जाति का होगा, वो अपराधी हो सबसे बड़ा हुआ करे, हमारी जाति का है तो हमारी जाति का अपराधी चुना, इसलिए संसद हमारी भर गई है। तो ये सारा जो कल्चर है और जिसका जुड़ाव लखनऊ से है, ये समझ लीजिए आप, लखनऊ साधारण चीज नहीं है। एक बात मैं बता दूं आपको, लखनऊ, एक साहब को थे लखनऊ के, तो उनको जानना था ईरान, किसी वजह से ईरान एम्बेसी में गए, तो उन्होंने सुना कि वहां कुछ बातचीत करते हुए नवल किशोर, मुंशी नवल किशोर का नाम आया। तो वो तो जानते नहीं थे मुंशी नवल किशोर को, लेकिन यहाँ सड़कों पर एक बोर्ड लगा हुआ है, मुंशी नवल किशोर मार्ग। उन्होंने कहा मुंशी नवल किशोर मार्ग तो हमारे लखनऊ के हैं, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। पूछताछ की तो पता लगा ईरान की एम्बेसी में, ईरान के राजदूतावास में उनके नाम का एक कक्ष है, एक वो एरिया है जिसको जो नवल किशोर, मुंशी नवल किशोर के नाम से। उन्होंने कहा भाई ये ईरान से इनका क्या रिश्ता है? बोले साहब, ईरान के लोग और ईरान के शाह जितना आदर मुंशी नवल किशोर का करते हैं, उतना शायद ही किसी का करते हैं। वजह, उन्होंने कहा 1858 के आसपास की बात,
रही होगी 1858 के आगे पीछे। तो नवल किशोर तो प्रेस का काम सीख करके आए थे लाहौर से और लखनऊ आ गए। तो पहली उर्दू में तो नहीं, वो तो अरबी में होगी, लेकिन उसके एनालिटिकल जो वो थे वो सारे उर्दू में। और वो कुरान शरीफ की शुरू की प्रतियां जो थी पहली बार छपकर ईरान लखनऊ से गए। तो ये लखनऊ से गई थी और उन्होंने कहा साहब कीमत इसकी, उन्होंने कहा कीमत क्या होगी? बोले कीमत तो है इसकी, लखनऊ वालों को हम 1 रुपए में देते हैं, 1 रुपए 1.5 रुपए। अब उनको हजारों प्रतियां चाहिए। और ये जो प्रेस था नवल किशोर प्रेस, इसकी तारीफ आप सुनिए कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस माना जाता था ये, दुनिया का, भारत का नहीं। लखनऊ का नवल किशोर प्रेस जो था एक एल्पाइन प्रेस था लंदन का। अब चूंकि इटालियन और ये तमाम सारी किताबें वहां छपती थी एल्पाइन प्रेस में, लेकिन इनके पास ये कहते थे एक बार में एक संस्करण 50,000 हम एक बार में निकालते थे। और उसका जब वो ईरान से कोई लेने आया, उसकी प्रतियां लेने के लिए आया, तो उनको नवल किशोर ने भगा दिया, बोले आप जाइए यहाँ से, नहा धोकर आइए। तो पूछा गया कि क्या बात थी? पान तंबाकू खाए हुए, ये सब पीते हुए चुप आए हैं, इनको इनके हाथ में दे सकता हूँ क्या मैं? तो उन्होंने कहा साहब आपके यहाँ कुरान शरीफ के बारे में इस तरह की बात कह रहे हैं, तो क्या आपके यहाँ जो छपाई होती है छपाई होती है, वो सब लोग बोले बिना नहाए कोई घुस नहीं सकता था वहां पर। हमारी मजहबी किताबें छपती हैं जिनको लोग माथे से लगाते हैं, उनके उस इलाके में कोई बिना नहाए नहीं जा सकता। ये, और उनको कागज की कितनी जरूरत पड़ती थी, लंदन से कागज आता था उनका। तो उन्होंने कहा कि ये कागज पता नहीं किन हाथों से और कैसे आता है। ये जो आपने सुना होगा निशादगंज के बगल में जो है पेपर मिल कॉलोनी, वो पेपर मिल उन्होंने अपने लिए बनवाया। हमारा कागज यही बनेगा, लंदन से नहीं आएगा। जो कागज हम चाहते हैं और जिस पाकीज़गी के साथ चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो उस कागज का, ये नवल किशोर प्रेस था। और ये दुनिया में इसका नाम था नवल किशोर प्रेस का, साधारण चीज नहीं थी। तो और मुंशी नवल किशोर मुंशी नहीं थे। मुंशी नहीं थे। देखिए क्या हाल था। लाहौर में एक मुंशी, उनका क्या नाम था, वो सरकार के खिलाफ उन्होंने कुछ पर्चे छाप दिए अपने प्रेस में, वहां ये काम सीखते थे नवल किशोर। तो उनको सरकार ने पकड़ के बंद कर दिया और उनसे कहा माफी मांगिए, उन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे। तो 3 साल की जेल हो गई। उन्हें लगा हमारा प्रेस व्रेस सब बंद हो जाएगा, किसी से मिलना जुलना बंद था उनका। बाद में पता लगा कि नवल किशोर प्रेस चला रहे हैं बाकायदा। लौट के आए, जेल से छूट करके इतने खुश हुए कि उन्हें कोई एक ऐसी प्रेस का एक वो उनको भेंट किया और कहा ये ले जाइए। उन्होंने कहा सिर्फ यही ले जाने की इजाजत मुझे न दीजिए, ये तो आपने मुझे दे दिया, मैं आपका मुंशी भी ले जा रहा हूँ। थे ब्राह्मण, बोले मेरे नाम के आगे इज्जत के लिए मैं आपका नाम लगाऊं। ये जो आज जाति जमाने में लोगों को देखो, और फिर लखनऊ के तो थे ही नवल किशोर प्रेस, इतनी चिट्ठियां आती थी, महीने में 20-20 हजार चिट्ठियां आती थी। तो पोस्ट ऑफिस परेशान था, उसने कहा पोस्ट ऑफिस वहीं बना लो जहां नवल किशोर प्रेस है।
हजरतगंज के पास पोस्ट ऑफिस इसीलिए बनाया गया कि नवल किशोर प्रेस वहां पर था और सारी दुनिया की चिट्ठियां वहां से आती थी। सारे वो देश जहाँ जो कुरान चाहते थे, जो गुरु ग्रंथ साहब चाहते थे, जो रामायण चाहते थे, वो चाहे सूरीनाम में जाती हूँ, चाहे मॉरिशस में जाती हूँ, चाहे इंग्लैंड में जाती हूँ, कनाडा में जाती हूँ, ये लखनऊ से जाता था। ये लखनऊ बहुत बड़ी चीज थी, साधारण चीज नहीं रही है लखनऊ। इसको लोग सिर्फ शायरी और गजलों से और ठुमरियों से जाने काय से जानते हैं, तो कायदे से वो लखनऊ को जानते ही नहीं। एक हिस्सा जानते हैं, पूरा हिस्सा ना जानते हो। आज आप वाकिफ करा रहे हैं सबको। तो आपने एक बार मुझे बताया था कि गंगा जमनी तहजीब के सिलसिले में ही जब मैं आपसे कुछ बातचीत कर रही थी तो आपने मुझे एक सेमिनार के बारे में बताया था और कुछ जोड़ों के एग्जाम्पल्स दिए थे जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो लोग भाषा में इंटरेस्टेड है और जो गंगा जमनी तहजीब समझते हैं, जानते हैं, उनके लिए। और गंगा जमनी तहजीब तो लखनऊ की देखिए ये हाँ ठीक कह रही हो। ये लखनऊ के मेरे आने के बाद के शुरू के दिनों की बात ही है कि हाँ, पापा एक सेकेंड, उसके पहले में एक अपनी बता दूं लोगों को जो सुन रहे हैं कि मैं हमेशा से जो भी उन्होंने बोला कि अरबी नहीं उर्दू थी और हिंदी थी, तो स्कूल में भी हम तो लमाटने में पढ़ते थे, तो हिंदी की क्लास में अक्सर, क्योंकि हम घर में हमारी किताबें जो मैगजीन्स आती थी, दिनमान, रविवार, साप्ताहिक हिंदुस्तान, जो कि इलस्ट्रेटेड वीकली का आई थिंक हिंदी एडिशन था, और रविवार संडे का था। तो ये किताबें हम पढ़ते थे, ये मैगजीन्स हम पढ़ते थे, और इनमें जो भाषा होती थी वो हम हमारे उसमें आ जाती थी, बोलचाल में। तो जब मैं हिंदी की क्लास में ऐसे लिखती थी तो अक्सर ये गलती हो जाती थी और नंबर कट जाते थे कि मैंने अगर लिख दिया कि उसके खून बहा, तो टीचर नंबर काट लेती थी और कहती थी कि खून नहीं लहू लिखो, मतलब रक्त लिखो, रक्त, हाँ सॉरी, रक्त लिखो, हाँ रक्त लिखो, या अंबर लिखो, गगन लिखो, आसमान ना लिखो। तो इस तरीके की बातें होती, तो मैं आके पूछती थी कि ये क्या है, मतलब ये हिंदी नहीं है तो क्या ये उर्दू? कहती थी उर्दू में। मैंने कहा मैं उर्दू तो स्क्रिप्ट है, तो मतलब आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड, आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, स्टिल एम, बट पापा हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट टू टेल अबाउट इट। तो पापा बताइए जरा गंगा जमनी तहजीब के बारे में और यहाँ की जो मिली जुली भाषा जो हम नंबर करते थे स्कूल में। पहली बात तो ये इस सिलसिले में हिस्ट्री, अगर आप कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का जो सबसे बड़ा और पहला जलसा हुआ वो 1936 में प्रेमचंद के सदारत में हुआ, और उसमें यानी अगर आप नाम सुनेंगे कि फैज अहमद फैज, तो उसमें थे, और उसमें कोई ऐसा बड़ा शायर उस वक्त उर्दू का ऐसा कोई बड़ा अदीब नहीं था जो उसमें शामिल ना हुआ हो। उसमें भी, और उसके बाद जो बात जिस उसकी तुम कह रही हो वो, तो ये तमाम सारे लोग उसमें प्रगतिशील, उसमें रशीद जहां उसमें थी, हजरत मोहानी उसमें थे, सज्जाद जहीर उसमें थे, यानी कोई हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं था। ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का जो सबसे बड़ा जलसा 1936 में हुआ, उसमें ये सारे लोग मौजूद थे। और बहरहाल उसके बाद 1936 को के तो मैं 1964 में यहाँ आया, उसके तो मैं वो रिपोर्ट ही पढ़ता हूँ उसके। और उस वक्त प्रेमचंद ने ये कहा था कि जो साहित्य है, जो अदब है, वो राजनीति के सामने मशाल की तरह चलेगा आगे आगे, क्योंकि वो विचारों का, संवेदना का, सदहृदयता का, हाँ, इसको लेकर के वो मशाल की तरह चलेगा। आज हालत ये है कि वो मशाल पीछे पीछे चल रही है राजनीति के, और एक मशाल नहीं, बहुत सारी मशालें बहुत सारे जुलूसों के पीछे चल रही हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। एक दुर्घटना हुई और हिंदी और उर्दू के
तमाम अदीब एक साथ इकट्ठे हुए, सब थे उसमें। उसमें यशपाल भी थे, अमृतलाल नागर भी थे, भगवती चरण वर्मा भी थे, और फिराक गोरखपुरी भी थे, और कौन नहीं था, सब थे। तो और प्रोग्रेसिव राइटर्स में तो जो सिनेमा के बड़े मशहूर मशहूर नाम हैं, वो सब शामिल। मशहूर शायर जो रहे, जानिसार अख्तर थे, तो जानिसार अख्तर का वो भी प्रोग्रेसिव थे, और साहिर लुधियानवी तो वो भी प्रोग्रेसिव थे। तो बहरहाल ये हिंदू उर्दू या हिंदू मुसलमान का मसला कभी नहीं था। बहरहाल तो वो जो मीटिंग हुई उसमें ये हुआ कि फिराक गोरखपुरी ने एक बहुत अच्छी तकरीर की। उन्होंने कहा मुझे तो आप ये बता दीजिए कि सिर्फ शब्द बदल देने से क्या भाषा बदल जाती है? क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ अंग्रेजी का वाक्य है, मैं जा रहा हूँ ये वाक्य है। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं मकतब जा रहा हूँ, या मैं मदरसा जा रहा हूँ, तो क्या उर्दू हो जाएगी? और मैं पाठशाला जा रहा हूँ तो हिंदी हो जाएगी? ये शब्दों के बदल देने से ग्रामर जो होती है, व्याकरण जो होता है, उससे भाषा बनती है। शब्द आते जाते रहते हैं, तो ये उससे बनती है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा और बारीकी में चलें। तो उन्होंने कहा कि कल कुछ यहाँ पे के शायरों का, बोले शायरों का और कवियों का भी, कवियों का, बोले संस्कृत में कवि का बहुवचन जो है वो कवियः होता है, कवियों नहीं होता। तो यहाँ मैं कहूं कि कवियः ने की राय है ऐसी, या मैं कहूं शोरा की राय है ऐसी? मैं कह रहा हूं शायरों की, तो आपको लग रहा है ठीक है। ये वो कहां से चला आया? तो ये न फारसी से आया है न संस्कृत से आया है, ये एक यहाँ की हिंदुस्तान की भाषा है जिसमें बहुवचन के लिए हम ओ लगा रहे हैं। शायरों, कवियों, अदीबों, इनके मूल भाषा में इनके बहुवचन प्लूरल अलग तरह से बनते हैं। ये एक भाषा है, ये दो भाषाएं हैं ही नहीं। उसके बाद उन्होंने एक चीज और बताई कि भाषा, एक शब्द उन्होंने कहा हंसी खुशी। हंसी कहाँ से आई? हास्य। ये हास्य तो संस्कृत का है, और खुशी कहाँ से आई? ये खुशी तो अरबी फारसी से कहीं से आई है। तो ये हंसी खुशी का जोड़ा कैसा बन गया? ये हंसी खुशी के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर, ये शादी तो कहीं और से आई है भाई, ये तो फारसी से आई। और ब्याह कहाँ से है? विवाह जो है वो संस्कृत से आ गया। ये जो जोड़ा बन गया संस्कृत का और फारसी का, ये जोड़े तो दुनिया में कहीं नहीं है जो दो भाषाओं के जोड़े बने हों। तो इस तरह के कितने, उन्होंने कहा शुभ साहित्य निकलवा लो। अब शुभ और साहित्य ये दो अलग भाषाओं के शब्द हैं और जुड़े हुए हैं। लाल सुर्ख, अरे सुर्ख भी है और लाल भी है। तो ये इन जोड़ों को कैसे अलग करोगे भाई? ये हिंदी उर्दू एक ही जुबान है। हाँ, इसमें अलग तरह की शैलियां हैं, इसमें अलग तरह के अल्फाज आ जाते हैं, तो उससे भाषाएं बदल नहीं जाती। तो सबने एग्री कर लिया, सबने मान लिया कि एक है, और कल इसको वो कर दिया जाएगा। अब रात को तो ऐसा होता ही है कि सब अपना मिलके बैठते हैं, अपना खाते पीते हैं, और तमाम सारी। अगले दिन ये हुआ स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट में उन्होंने कहा कि भाई उर्दू को देवनागरी में कैसे लिखा जाएगा? बोले इसमें क्या दिक्कत है, लिखी जाएगी। और अभी तक हिंदी जो थी वो उसमें फारसी खत में कैसे लिखी जा रही थी? पूरे पंजाब में लिखी जाती थी खासतौर से। तो लिपि का झगड़ा कोई झगड़ा नहीं है, जिसकी जो जैसा मर्जी आए, और दोनों लिपियां मान्य होंगी। लेकिन उस लिपि को लेकर के कुछ लोग अड़ गए, और ये हुआ कि अगली बार में तय होगा, क्योंकि उर्दू को हम फारसी खत से अलग नहीं कर सकते, ये देवनागरी में नहीं लिखी जाएगी। आज हालत यह है कि उर्दू फारसी खत में किसी शायर की
कितनी किताबें बिकती हैं, गालिब कितने बिकते हैं, मीर कितने बिकते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा वो देवनागरी में बिकते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात हुई उस वक्त, ये भी बात कही गई कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप एमए हिंदी में करें और पीएचडी गालिब पर करें या पीएचडी मीर पे करें, ये पॉसिबल, संभव था। ये दो भाषाएं नहीं मानी जाती थी। अब ये किया। और निज़ा फाजली का तो मशहूर कहना है कि सियासत ने उर्दू को मुसलमान बना दिया, उर्दू कभी मुसलमान नहीं थी। आपकी भी एक छोटी सी कविता है शिशु लोरी के भाषा पर, तो वो सुनाए ना। आई थिंक वो इस जगह पे सही बैठती है। और मुझसे बड़े बड़े कवि और शायर हुए हैं, उनको सुनिए आप, मुझे क्या सुन रही हैं? अरे आप सुनाए प्लीज प्लीज। वो है शिशु, छोटा बच्चा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। जो संगीत का समझना है ना, संगति का जो समझना है, शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले तुम्हारे वेद पुराण पुराण, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ समझता है। समझने में शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। तो भाषा किस तरह संगति से बनती है, संगीत से बनती है, इमेजेस से बनती है, अनुभव से बनती है। भाषा किस तरह से बनती है, इसका ये एक रूल है। आप देखिए, एक 6 महीने का बच्चा घुटनों चलता है, भाषा नहीं जानता, दरवाजा उससे खुला दिख गया तो तेजी से बाहर दौड़ लगाता है घुटनों के बल। क्यों? उसके दिमाग में ये आइडिया आ जाता है कि दरवाजा खुला है, इसमें बाहर निकला जा सकता है, उसे रोका जाता है बाहर निकलने से। ये आइडिया उसको बिना भाषा के कैसे आ जाता है? उसका अनुभव और वो ये इमेज कि दरवाजा है तो बाहर जाते हैं, इससे जानता है। तो भाषा से ही सारे विचार नहीं आते, अनुभव से आते हैं, इमेजेस से आते हैं, और बहुत तमाम सारी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम जब भाषा में उसको महदूद करते हैं, जब उसको लिमिट करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। तो ये मेरी क्यों है, एक आपकी एक और कविता है भाषा से बाहर, क्योंकि हम भाषा पे बात कर रहे हैं। भाषा से बाहर आपको याद है या मैं पढ़ूं और उसका मर्डर करूं? नहीं, कुछ मर्डर करने की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी कविताओं का प्रोग्राम ना हो कि लखनऊ भाषा पे बहुत महत्वपूर्ण बात की है, एंड आई वुड लाइक टू हैव अ से इन दिस कि हमने भाषा पे इतनी बात की, लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब पे बात की, शब्दों के जोड़ पे बात की। हाँ, तो उसके लिए लखनऊ में पैदा हुए, है ना, और उन्होंने दुनिया में, हिंदुस्तान में बड़ा नाम किया। दूसरे कुंवर नारायण हुए। मैं उनकी कविताएं आपको सुनाऊंगा। मेरी क्यों, आप मेरी बेटी हैं तो मेरी कविताओं पर क्यों आप उनकी कविताएं सुनाए अगर वक्त होगा। मैं एक कविता आपकी जरूर यहाँ पे, क्योंकि वो भाषा से, और मुझे लगता है इस समय से भी, इस समय को भी काफी जरूरत है इस कविता की, और ये कविता आप जनरली सुनाते नहीं है, तो आप सुनाइए। अब आपको ये अधिकार मिला हुआ है, जी जी जी, अस्करी साहब ने दिया है आपको, सुनाइए जी। वृक्षों के पास, भाषा से बाहर, कविता का शीर्षक है भाषा से बाहर। वृक्षों के पास यदि शब्द होते
तो वे हमें फल नहीं देते, शब्द ही देते शायद। वृक्षों के पास यदि शब्द होते तो वे हमें फल नहीं देते, शब्द ही देते शायद। बादल तो पूरी कविता ही दे देते बारिश पर, पानी की एक बूंद नहीं देते। फूल दे देते सौंदर्य पर एक लेख, खुशबू और पराग का एक कण नहीं देते। धरती के पास भी होते यदि शब्द, तो वह भी शायद फसलों से भरी कहानी का पाठ करने लगती। भूख से बेहोश होते आदमी की चेतना में शब्द नहीं, अन्न के दाने होते होंगे, अन्न का स्वाद होता होगा, अन्न की खुशबू होती होगी। बेहतर हो कुछ दिनों के लिए हम लौट चले उस समय में जब मनुष्यों के पास भाषा नहीं थी और हर बात कह के नहीं, करके दिखानी होती थी। किसी ने माइक ऑफ करके, अपना म्यूट ऑफ करके ताली भी बजाई आपके लिए। हाँ, हम लौट चले कुछ दिनों के लिए उन वक्तों में जब हर बात कह के नहीं, करके दिखानी होती थी। भाषा नहीं थी। भाषा में आज जितना झूठ बोला जा रहा है उतना कभी नहीं बोला गया। और हमारे सबसे सबसे सुंदर, सबसे प्यारे शब्दों को किस तरह बर्बाद कर दिया है कि हमसे कहा जाता है और याद दिलाई जाती है कि अच्छे दिन आ गए हैं। जी, चलिए हम अपने अच्छे दिनों की बात करते हैं। तो लखनऊ में ही आपकी आपका जन्म मध्य प्रदेश का है और लखनऊ के कॉफी हाउस में ही आपकी एक बड़ी रोमांटिक सी मुलाकात हुई थी मेरी माँ से, जो भी मध्य प्रदेश की थी और लखनऊ रेडियो स्टेशन में उस वक्त काम कर रही थी। और आपकी उनसे मुलाकात हुई, जान पहचान आप दोनों की यहाँ बढ़ी और फिर शादी करके आप उन्हें लखनऊ ले आए। और उसके बाद आपका जो सिनेमा प्रेम है लखनऊ का। अच्छा ये बताइए कि जब आप लखनऊ आए थे और आप यंग थे तो हजरतगंज कॉफी शॉप, ये तो सॉरी कॉफी हाउस, ये तो आपकी जगह थी। तो आपको फिल्म देखना होता था तो आप कहाँ जाते थे? फिल्मों का जो आपका एक, आप फिल्म मेकर भी तो हैं, आपको फिल्मों का भी तो चस्का था। तो मैं बता दूं पहले कि मेरी मम्मी जो थी, उनकी जो माँ थी वो बहुत ही सोशल स्टिग्मा से थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि वो गाती थी और उस समय गाने वालियों को तवायफों का नाम दिया जाता था। रेडियो स्टेशन में उनका आना जाना बंद भी हो गया था। तो मेरी नानी मेरी माँ को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी, उनकी परवरिश को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी और उन्हें कहीं इधर उधर नहीं जाने देती थी और कोई फिल्म नहीं अलाउड थी, बालकनी तक में जाना अलाउड नहीं था। जबलपुर की बात है। और उसके बाद मेरी माँ जो शादी करके आई तो उनको फिल्म के नाम पे बहुत कम पता, उन्होंने बहुत ही कम देखी थी फिल्में, शायद देखी ही नहीं होंगी, मुझे तो नहीं लगता। जय संतोषी माता टाइप को एक आध फिल्म पे नानी ले गई हो तो देखी होगी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी थी। और लिटरेचर बहुत पढ़ा था और पापा को पढ़ा था धर्म युग में फोटो के साथ पापा को उन्होंने जरूर पढ़ा था और पापा से उनकी जान पहचान हुई। लेकिन खैर अभी हम सिनेमा में मम्मी की बात क्यों करें, हम बाद में जानते हैं। लेकिन सिनेमा को लेकर लखनऊ में क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे लखनऊ के सिनेमा के साथ, वो बताएं। और शुरुआत यहाँ से करें कि आप कहाँ जाते थे उस समय लखनऊ में फिल्में देखने? देखिए, मेफेयर सिनेमा हजरतगंज के कोने पे था जो अब बंद हो चुका है। और लखनऊ उस सिनेमा हॉल के सामने जिस तरह जब वो इस तरह की फिल्में आती थी, जो 10 कमांडमेंट्स आई है या कोई वायलेंस और सेक्स की फिल्म आई है, तो भीड़ लगी होती थी बहुत। लेकिन कभी कभी हम जाते थे तो देखते थे सन्नाटा है। तो विनोद ने कई बार मुझसे कहा, नरेश जी ये फिल्म आई क्यों है और इसे देखने वाले नहीं है, तो जरूरी अच्छी फिल्म होगी। तो उसे हम देखने गए और वो फिल्म पहली बार जब हमने इस फॉर्मूले से देखी कि अगर फिल्म कोई आई है बाहर से, हिंदुस्तान के बाहर से भेजी गई है तो जरूर अच्छी होगी, लेकिन देखने वाले नहीं है तो इसका मतलब बहुत अच्छी होगी। तो 1 पोटैटो 2 पोटैटो थी। बाद में मैंने जब फिल्म के ऊपर किताबें पढ़ी तो उस फिल्म का जिक्र पढ़ा, 1 पोटैटो 2 पोटैटो का। तो ये तय हो गया कि जब वहां खिड़की पे भीड़ बिल्कुल ना हो, सन्नाटा हो,
मेफेयर में कोई देखने वाला ना हो तो फिल्म बहुत अच्छी होगी, जाके देखो। तो उस जमाने में हिंदी फिल्में, अंग्रेजी फिल्में हम लोगों ने खूब देखी, और चूंकि दर्शक होते नहीं थे तो सबसे आगे वाला टिकट लेके हम लोग देखते थे, क्योंकि कई लोग होते थे हमारे साथ। अनिल भी होते थे और जयकृष्ण और भी लोग होते थे, कई बार विनोद भारद्वाज होते थे। श्रीलाल शुक्ल तो उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी थे, तो वो भी सबसे आगे वाले क्लास में हमारे साथ के हमारे साथ की वजह से वो सबसे आगे वाले क्लास में, सबसे पीछे की सीट मिलती थी, क्योंकि सबसे आगे वाले क्लास में अंग्रेजी सिनेमा देखने वाला कोई नहीं होता था। बहरहाल उसके बाद जो लखनऊ की एक बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए फिल्म के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लखनऊ ने किया, और वो था फिल्म फेस्टिवल। और अब ये फिल्म फेस्टिवल तो मैं तो वो किसकी वरुण ग्रोवर की तर्ज पर कहूंगा कि हम नाम नहीं बतलाएंगे। तो वो फेस्टिवल इतना बड़ा था, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल मैं नहीं कहूँगा, एक खास वजह से मैं कहूँगा कि वो दुनिया का ऐसा एक फेस्टिवल था जैसा कहीं नहीं हुआ होगा। रीजन, दुनिया के कोई फेस्टिवल ऐसा मुझे बताइए जहां पर के सिनेमा के काम करने वाले हीरो हीरोइन न बुलाए जाते हैं। लेकिन जो लेडी उसकी डायरेक्टर थी फिल्म फेस्टिवल मेरी माँ की, थी ना, आप मानना। मम्मी तो हाँ, थी उसकी डायरेक्टर। हाँ, हम नाम नहीं बतलाएंगे। नहीं तो ये होगा क्या अपना ही गुणगान कर रहे हैं। तो विजय जो थी वो इस बात पर अड़ गई थी कि कोई हीरो हीरोइन नहीं आएंगे। अगर सिनेमा पे कोई गंभीर सीरियस डिस्कशन और बातचीत होनी है तो फिल्में आएंगी, अवार्ड विनर फिल्में आएंगी, और उसके साथ डायरेक्टर्स आएंगे। ये डायरेक्टर का मीडियम है, ये हीरो हीरोइन का मीडियम नहीं है, इसलिए नहीं आएगी। तब ये हुआ कि भाई जीप चलाने के लिए बुला लीजिए, एक तो बुला लीजिए, हेमा मालिनी को तो बुला लीजिए। उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी को बुलाना है तो किसी और को डायरेक्टर बना दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। इतना स्ट्रिक्ट उसमें सिवाय डायरेक्टर्स के और कोई हिंदुस्तान का ऐसा डायरेक्टर नहीं था जो उसमें न हो सिवाय मृणाल सेन के। और मृणाल सेन की चिट्ठी आई थी विजय के नाम, तो तबीयत बहुत खराब थी कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, इसकी मुझे बहुत तकलीफ है। मैंने वादा किया था, क्योंकि मृणाल सेन ने ही विजय को फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया था, याद दिलाई थी, क्योंकि लड़कियों को एडमिशन डायरेक्टर फिल्म डायरेक्शन के कोर्स में देते ही नहीं थे। और विजय से उन्होंने बहुत कहा कि डायरेक्टर का मीडियम का मतलब यह होता है कि वो कैमरा कंधे पे रख करके भीड़ में चला जाए, पहाड़ पे चला जाए, खाई खंदक में चला जाए, दंगे में चला जाए, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्री मेकर थे। वो रियलिटी को मानते थे कि कैमरामैन का काम नहीं है, डायरेक्टर खुद अपने कंधे पे, तुम लड़की लोग नहीं कर सकता है इसको। विजय ने कहा सर अगर लड़की लोग नहीं कर सकता तो मुझे रहने दीजिए, एडमिशन मत दीजिए। ये बात हम लोगों में पहले हो गई थी। मैं विजय के साथ गया था फिल्म इंस्टीट्यूट, एंड शी वाज द फर्स्ट लेडी टू टेक दिस फिल्म डायरेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम FTII पुणे। पहली महिला थी वो जिनको ये एडमिशन मिला और जिनको वो सर्टिफिकेट मिला। और यहाँ पे भी बता दूं कि ये वही महिला थी जिनको कभी एक फिल्म भी नहीं देखने दी गई। तो वो जब लखनऊ में आई और पापा से मुलाकात हुई और उसके बाद पापा से शादी हो गई, तो पापा का बहुत मन था फिल्म इंस्टीट्यूट जाने का, पर वो जा नहीं पाए क्योंकि उनके फादर ने कहा इंजीनियर बनना है। तो उन्होंने फिर जो लखनऊ में इतनी सारी फिल्में देखी थी और लखनऊ की लाइब्रेरी में जाके जो इतनी सारी किताबें पढ़ी थी, उससे उनको थोड़ा सा गाइड किया, हेल्प किया, उनको दिखाई।
और उसके बाद फिर उन्होंने एग्जाम दिया, उनको अपनी जीप में बिठा के इलाहाबाद ले गए और वहाँ पे एग्जाम दिलवाया, और उसके बाद फिर पूना गए उनके साथ और उन्होंने एग्जाम दिया, एंट्रेंस दिया, सिलेक्ट हुई। फिर मृणाल सेन ने बोला कि आप कोई और स्ट्रीम ले लीजिए, एडिटिंग ले लीजिए, बट डायरेक्शन मत लीजिए बिकॉज लड़कियों के लिए मुश्किल होगा ये। स्क्रिप्ट राइटिंग, उन्होंने कहा स्क्रिप्ट राइटिंग लीजिए, साउंड रिकॉर्डिंग ले लीजिए, एडिटिंग ले लीजिए, बहुत ब्रांचेज हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म डायरेक्शन का ही कोर्स करना है, आप एडमिशन चाहे दें, नहीं देना चाहते कोई बात, आई क्विट। जी, तो वहां से फिर तो ये यात्रा है कि जबलपुर की एक लड़की लखनऊ आई और फिर यहाँ पे नरेश जी से शादी की और यहाँ बस गई और फिर यहाँ से पूना गई और पहली फिल्म डायरेक्टर बनी FTI पुणे की स्टूडेंट ग्रेजुएट, और उसके बाद यहाँ आई और यहाँ का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल जो आज तक का शायद जागरण अब बड़ा होता होगा, लेकिन उसके पहले तक का तो फेस्टिवल उन्होंने ही किया और उसके बाद वो हुआ भी नहीं वैसा और हुआ ही नहीं। तो लखनऊ का मात्र यूपी फिल्म फेस्टिवल था, उसका नाम आई थिंक 84 में हुआ था, जिनको याद हो। और उसी में विजय की जो फिल्म थी जौन सार बाबर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड दिया था। बासु चटर्जी जूरी के चेयरमैन थे और बासु चटर्जी ने, यानी कौन नहीं था वैसे, तो कौन नहीं था वहाँ, बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य और दामुल फिल्म पहली बार ये प्रकाश झा की, हाँ, वो हिंदुस्तान में पहली बार यहाँ दिखाई गई थी लखनऊ में। उसके प्रीमियर, कितनी फिल्मों के प्रीमियर लखनऊ में उस बार हुए जिनको बाद में नेशनल अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड मिले जाकर के। तो वो फिल्में तमाम सारी आई थी। दामुल को लेके कुछ कॉन्स्पिरेसी भी थी, कुछ तो कंट्रोवर्सी थी, कॉन्स्पिरेसी नहीं कंट्रोवर्सी थी दामुल को लेकर कुछ, और उनको सेंसर नहीं मिल रहा था और उसका वो यहाँ आया था, ऐसा कुछ था। हाँ, यानी श्याम बेनेगल थे, गोविंद नेहलानी थे, सत्यु थे, गुलजार थे, ऋषिकेश मुखर्जी थे, कौन नहीं था। हिंदुस्तान का कोई डायरेक्टर का आप नाम लीजिए और वो वहाँ उसमें मौजूद था। और विजय ने कहा कि कोई ग्लैमर इसमें कोई, तो सिवाय एक नौशाद को बुलाया गया, नौशाद लखनऊ के थे और तलत महमूद लखनऊ के थे, लेकिन किसी एक्ट्रेस या एक्टर को नहीं आने दिया, तो नहीं आने दिया विजय ने। तो ये थी उसमें विजय को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, उसका भी, उसके बारे में भी दो लाइनें बता दूं कि जब विजय यमुना नदी को पार करके जौनसार पहुंची हैं तो वहां की औरतों ने कहा कि आप मैदान की पहली औरत हैं जो यहाँ तक पहुंची हैं। वो इलाका इतना बीहड़ और कितना कठिन है कि वहां कोई उससे पहले नहीं गया था। पॉलिएंड्री का वो इलाका था। ये वहां एक स्त्री के 4 पति, 5 पति, 6 पति कितने भी हो सकते हैं, वो महाभारत से अपने को जोड़ते हैं। और वहां अजीब पॉलिएंड्री है वहां अभी भी। जैसे एक मर्द की 4 बीवियां हो सकती हैं इस्लाम में, वहां के इलाके में एक औरत के 4 मर्द हो सकते हैं, 4 शौहर हो सकते हैं, यह है वहां पे। तो बहरहाल तो वो उस पर डॉक्यूमेंट्री उनकी थी विजय की, और उस फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड उनको दिया गया था। और जो तीसरी कसम के डायरेक्टर थे बासु भट्टाचार्य, उन्होंने बहुत तारीफ उस फिल्म की करके उसका अवार्ड दिया था। बहरहाल तो ये लखनऊ के साथ जो सिनेमा का एक सेकंड में पूछती हूँ, सवालों के लिए ओपन करती हूँ। तो ये था इनका सिनेमा के साथ लखनऊ का जो जुड़ाव था कि लखनऊ का जो फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ वो नरेश जी ने उसमें का हाथ था उसमें, क्योंकि जो उसकी डायरेक्टर थी उनको इंस्टीट्यूट तक पहुंचाने में नरेश जी का हाथ था। और वो इसलिए स्पेक्टेकुलर था कि उस महिला ने उसके पहले, विजय जी ने उसके पहले एक भी फिल्म नहीं देखी थी और नरेश जी ने ही उनको सारी फिल्में लखनऊ में दिखाई। और उसके बाद मेरे ख्याल से हमारे पास शायद 5 मिनट का वक्त और है और उसके बाद हमारे क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। तो पापा बस एक चलते चलते एक बात बताइए जो मैं थोड़ा सा बोस्टिंग करना चाहती हूँ कि लखनऊ और लखनऊ से जोड़ के करना चाहती हूँ। तो लखनऊ आप जब इंजीनियर बन के आए
तो लखनऊ में आपका क्या योगदान है? मतलब लखनऊ लखनऊ के नालों, आप तो नदियों नालों के इंजीनियर हैं। देखिए, तो मैं बहुत एक सेकेंड, और लखनऊ के माफिया की बात किए बगैर आप हटेंगे नहीं यहाँ से। ये 5 मिनट बहुत मैं कम बचे हैं, और लखनऊ के बारे में बातें बहुत बताने की रह गई हैं, और इसको बार बार मेरी तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझसे बड़े कभी भी यहाँ हुए हैं और उनके भी अचीवमेंट है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मैं जानता हूँ और दूसरे लोग नहीं जानते, और वो है कि गोमती नदी इस वक्त जिस लेवल पर वो बहती थी, बहती रही होगी, कभी उससे 2 मीटर ऊपर उठ के बह रही है। हमको कहा गया कि ये नाले जो हैं ओवरफ्लो करते हैं, इनको ठीक कर दीजिए। अब वो काम मुझे मिल गया और मैंने खुदाई करना शुरू की, तो लोगों ने मुझे बताया कि साहब पक्का नाला बना हुआ है इसके नीचे। मैंने उसकी तलाश की, नाले की, खोद निकाला। उस नाले को, मैं पक्के नाले को खोदता हुआ गोमती पे पहुंचा तो पता लगा गोमती 2 मीटर ऊपर बह रही। गोमती ऊपर बह रही है, नाला नीचे है। जबकि होना उल्टा चाहिए। हमने कहा कि नाला गोमती में गिरता था, ये क्या हो रहा है गर्मियों के दिनों में? तो पता लगा कि जो गोमती का बैराज बना है पानी रोकने के लिए, उस बैराज की क्लीनिंग होनी थी, ड्रेजिंग होनी थी। उसमें जो जब पानी आके ठहर जाता है तो मिट्टी बैठने लगती है। जो नदी पहाड़ों से लेकर के आ रही है अपनी यात्रा में, तमाम सारी मिट्टी लेकर के आ रही है, उसको अगर आप खड़ा कर देंगे, पानी को रोक देंगे, तो मिट्टी बैठ जाएगी। वो बैठते बैठते मिट्टी जो थी वो ऊपर हो गई, तो नदी का तल ही ऊपर हो गया। और जब नदी का तल ऊपर हो गया तो फिर नाले भी ऊपर ऊपर बहने लगे क्योंकि लौटती थी गोमती जो थी वो उल्टी उल्टी लौटने लगी नालों में। तो सारे पक्के नाले जो थे कच्चे नालों में बदल गए और नाले भी ऊपर उठ गए। ये बात मैंने जब नालों का काम किया तो कोई नहीं जानता था। बहरहाल बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम जहाँ गोमती बैठ नगर का करके, ये जो पुल है, इसमें भी आपका कुछ योगदान है। मुझे ऐसा याद है कि मेरा बचपन जो है वो उस पुल पे जाने में बहुत बीता है। गोमती नदी पर जो पुल है, निशादगंज वाला पुल है, उसमें बहुत बड़े बड़े पाइप जिसके अंदर आप चल के जा सकते हैं, पैदल चल के जाए, थोड़ा सर झुका करके आप पैदल चलते। इतने बड़े बड़े पाइप जो थे उसके अंदर डाले गए थे कि लखनऊ का जो सिस गोमती का नदी के उस पार का जो सीवेज है वो पंप करके इस पार भेजा जाएगा, और इस पार जो महानगर ये गोमती नगर जहां हम बैठे हुए मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, यहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन बाद में जब शहर बढ़ा और ये पता लगा कि जमीन की कीमत बहुत ऊंची वसूली जा सकती है, तो नगर निगम ने इसको बेच दिया, यहाँ कॉलोनीज बना दी। और काहे का सीवेज यूटिलाइजेशन? बहरहाल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहीं है जरूर, चलता है कि नहीं चलता ये और बात है। तो लखनऊ के माफिया से लखनऊ के माफिया से जो आपकी माफिया काफी चर्चा में आजकल लखनऊ का। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के भी पावर होते हैं और चेक काटने के। वो लाखों रुपए के चेक वही काटता है। पूरे डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर कोई चेक नहीं काटता, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर चेक नहीं काटते। इट्स ओनली द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हु हैज द पावर टू इशू द चेक्स। तो माफिया तो उन्हीं के पास आता है, पैसा दो। और वो 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 15 बंदूकें लेकर के आए थे। और मैं फील्ड हॉस्टल में था और तमाम लोग जो थे फील्ड हॉस्टल छोड़ के बाहर भाग गए थे। उनका नाम था धुन्नी सिंह। और धुन्नी सिंह जो थे उनके पास बताते हैं कि 80 बंदूकों का लाइसेंस था। 80 बंदूकें, माने उनके परिवार में भाई भतीजे एक आदमी के नाम तो नहीं होता। तो 80 बंदूकों के लाइसेंस है, और वो जहां अपने वो लेकर के पहुंच जाते थे वहां से चेक लेकर ही आते थे। बहरहाल वो लंबा किस्सा है शॉर्ट में सुनाइए जल्दी। हाँ। और गोमती पुल पर, अरे तुम 5 मिनट का जो बंदिश लगा दी, चलिए। तो बहरहाल
हमारे हमारे साथ के जो लोग थे, काम करने वाले थे, वो हमारे घर छोड़ के भाग गए। और चौराहे पे जब मैं पहुंचा ऑफिस से, तो जीप के सामने लाइन लगा के खड़े थे, साहब मत जाइए। मैंने क्यों? बोले धुन्नी सिंह आ गए। हमने कहा भाई धुन्नी सिंह मेरे लिए आए हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी आए, तुम क्यों भाग गए हो? चलो चल के उनको चाय तो पिलाएंगे। बहरहाल धुन्नी सिंह से मेरी बात हुई, उनको मैंने कन्विंस किया और मैंने कहा अगर आप में ताकत है तो मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए यहाँ से, मैं रहना नहीं चाहता, ये मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। मैंने कहा ये मेरा इलाका थोड़ी है, मुझे आप ट्रांसफर कराइए यहाँ से, तो और फिर जितने चेक चाहिए ले जाइए यहाँ से। बहरहाल मैंने कैसे उनको कन्विंस किया अलग बात है। मैंने कहा धुन्नी सिंह जी, जो टंकी आप बना रहे हैं वो गिरेगी, वो गिर पड़ेगी, और गिर पड़ेगी, मुझे कोई जानता नहीं है, कहेंगे तो धुन्नी सिंह की टंकी गिर गई, तो क्या होगा उस दिन। बहरहाल बहुत बातें समझाई, समझ में आ गया उनको। तो ये हुआ। और भी एक ड्रामा और हुआ था, गोमती के पुल पर ही हुआ था, निशादगंज वाले पुल पर, कि उधर से ऑफिस से आते वक्त मुझे एक लिफाफा दिया, क्योंकि वहां उनके ठेकेदार का कैंप था। पुराना पुल आधा टूटा था, आधा बना हुआ था, वहां उनका कैंप लगा हुआ था। मुझे एक लिफाफा दिया, तो उसने कुछ मुझसे मैंने लिफाफा ले लिया, स्कूटर पे था, मैंने ले लिया। मैंने सोचा इसमें कुछ वो एप्लीकेशन कागज वागज कुछ होंगे, तो उन्होंने कहा साहब इसे घर जाकर खोदिएगा। मैंने कहा ऐसा क्या है इसमें? बोले नहीं साहब, वो कहा है हमसे ठेकेदार साहब ने कि घर जाकर खोलिए। तो मैंने उसको तुरंत फाड़ दिया, उसमें थे 100-100 के नोट, तो मैंने वो लिफाफा फेंका। फेंका तो कुछ नोट बाहर निकल गए और वो उड़ने लगे हवा में। ओहो। ये तो फिल्म का शॉट है। तो कुछ लोगों ने अपना स्कूटर गाड़ी रोकी, एक आध दो नोट उठाए उन्होंने, और कुछ उनके पकड़ते पकड़ते गोमती में बह गए। तो ये सारे ड्रामे यहाँ हो चुके हैं। बहरहाल अब मैं ये जरूर चाहता हूँ कि कुंवर नारायण की और रघुवीर सहाय की, जो बहुत बड़े कवि लखनऊ के हैं, और उनकी कविताएं मैं कुछ आपको सुना दूं, इससे पहले कि आप मुझसे नमस्कार करें जी, है ना। एक एक कविता सुनाएंगे तो अब एक एक क्या, जितनी कहो उतनी सुना सकता हूँ मैं। हाँ, वो तो अस्करी बताएंगे आपको। हाँ, लेकिन मुझे लगता है एक एक सुना दें और उसके बाद अगर मांग हो तो और सुनाए। हंसो हंसो कि तुम पर निगाह रखी जा रही है। नरेश जी बस 1 मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप जितनी कविता चाहें सुनाएं, सब लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं, पूरी तरह से आप सुने। बड़े गौर से सुन रहा है जमाना। लेकिन मैं ज्यादा नहीं, मैं आपको एक एक मैं नमूना बता रहा हूँ। ये लखनऊ के लोग हैं, ये जिनका मैंने अभी थोड़ी सैयद हैदर रजा फाउंडेशन ने रघुवीर सहाय की जीवनी लिखने के लिए लाखों रुपए दिए हैं। हमारे क्या नाम है उनका, तो विष्णु नागर को एक फेलोशिप की तरह से दिया है कि वो रिसर्च करें। उन्होंने सचमुच घूम घूम करके लोगों से मिल करके, कानपुर में, लखनऊ में और दूसरी जगहों पर जाकर के बहुत मेहनत से वो किताब लिखी है, बहुत मशहूर किताब हो रही है। रघुवीर सहाय की कविता में सुना रहा हूँ। हंसो हंसो कि तुम पर निगाह रखी जा रही है, अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो, वरना शक होगा कि ये तो शर्म में शामिल नहीं है और मारे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो कि किस पर हंसते हो, सबको मानने दो कि सबसे परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं। बोलने की बजाय बेहतर है कि जब कोई बात कहो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रह जाए। और ऐसे मौकों पर हंसो जो बहुत जरूरी हो, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, तब हंसो। जहां कोई कुछ नहीं कर सकता,
उस गरीब के सिवा। और कभी कभी तो वो भी हंसता है। हंसो, ये जो कविता है, इसका एक और एक्सटेंशन है जिसमें वो कहते हैं कि सबके सब है भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे। ये ये इस हंसी को पकड़ना रघुवीर सहाय ने जैसे पकड़ा है, उस तरह पकड़ा नहीं जा सकता था कविता में। हंसो, इस तरह कोई बात कह के हंसो कि किसी बात का कोई मतलब न रह जाए। तो ये रघुवीर सहाय की, और वो रघुवीर सहाय की वो कविता जो है, मैं एक और कविता, एक दिन इसी तरह आएगा रमेश कि किसी की कोई राय न रह जाएगी। रमेश, एक दिन इसी तरह आएगा, क्रोध होगा पर विरोध न होगा। रमेश, एक दिन इसी तरह आएगा कि क्रोध होगा पर विरोध न होगा, खतरा होगा, खतरे की घंटी होगी और उसे बादशाह बजाएगा। रमेश, एक दिन इसी तरह से आएगा। रमेश, ये कविता, आज वो दिन आ गया है कि खतरा है, खतरे की घंटी है और उसे बादशाह बजाता है। ये रघुवीर सहाय। और कुंवर नारायण का नाम लिया था, तो कुंवर नारायण की वो कविता है, घर रहेंगे हम ही उनमें रह ना पाएंगे। घर रहेंगे हम ही उनमें रह ना पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे। घर रहेंगे हम ही उनमें रह ना पाएंगे। एक और कविता सुनो। अब लोग कहते हैं कि साहब बिना रदीफ के, बिना काफिया के, बिना रिदम के, और ये कैसे पोइट्री होगी, और ये होगा वो होगा। आप प्योर प्रोज में लिखी हुई कविता कुंवर नारायण की सुनिए। मैं अस्पताल गया, लेकिन वो जगह अस्पताल नहीं थी। वहां मैं डॉक्टर से मिला, लेकिन वो आदमी डॉक्टर नहीं था। उसने नर्स से कुछ कहा, लेकिन वो औरत भी दरअसल कोई और थी। फिर हम ऑपरेशन रूम में गए, जहां बेहोश करने वाला डॉक्टर पहले से ही मौजूद था। ये क्या हो रहा है इस कविता में? ये कौन सा रदीफ, काफिया और रिदम चल रही है इसमें कि मैं अस्पताल गया, लेकिन वो जगह अस्पताल नहीं थी। वहां मैं डॉक्टर से मिला, लेकिन वो आदमी डॉक्टर नहीं था। ये जो तिलिस्म है, ये जिस तरह से प्रोज में आया है, उस तरह से गा बजाकर नहीं आ सकता था। या उनकी एक और कविता है जिसमें वो कहते हैं, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में जो तमाम महल और दरवाजे और बुर्जियां, उनको देखकर वो नारायण कहते हैं कि वो लोग जाने कहाँ जाने की जल्दी में थे कि अपना सामान यहाँ बीच रास्ते में छोड़ गए हैं। अपना सामान छोड़ गए, अपने किले, अपने महल, अपने बारादरियां, अपनी बुर्जियां, अपने दरवाजे, हाँ, यहाँ बीच रास्ते में छोड़ गए हैं। तो ये कविता ऐसा है कि मेरी कविता इन्हीं लोगों से गुजर के कविता बनी है। इन्हें मैंने बहुत 16-17 साल, 18 साल की उम्र में मैं पढ़ा था। जब मैं जबलपुर में था तब मैं इनको पढ़ता था। ये लखनऊ के लोग हैं, लखनऊ के पैदाइश, इनकी पैदाइश लखनऊ की है। तो लखनऊ कहाँ कहाँ हिंदुस्तान में पहुंचा हुआ था। आप 1858 में देखें या 16th सेंचुरी में मैं देखें, तुलसी को देखें, या तो लखनऊ का किस्सा साधारण नहीं है, छोटा नहीं है। मैं ही उसमें शायद बहुत छोटा हूँ जिसको आज ये मौका मिला है। तो मैं तो कहूँगा बहुत मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसके लिए आपने ये मौका दिया, चुना मुझे कि मैं आपको लखनऊ के बारे में कुछ बता सकूं।
और ये जो गंगा नदी है, इसके बारे में एक लाइन और बताऊंगा, उसके बाद आप अपने सुनने वालों से मांग लीजिए जवाब, क्या सवाल मांग लीजिए। एक केशव तिवारी की कविता की तर्ज पर मैं कह रहा हूं कि जब मैं समुद्र को उछाले मारता हुआ देखता हूं तो मेरे मन में ये बात आती है कि इसमें कहीं कुछ हमारी गोमती का भी पानी होगा, क्योंकि गोमती गंगा में जाती है, गंगा उस पानी को समुद्र में ले जाती है, और जब समुद्र में उछाल आता है तो उसमें कुछ गोमती का भी पानी होता होगा। तो किस तरह से चीजों से मिलती हैं, छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं, और मैं कुछ बड़ा हो गया हूँ थोड़ा बहुत, तो लखनऊ आकर हो गया हूँ। So guys, that was Naresh Saxena for you, the poet, filmmaker, and an engineer, and the dashing guy. I always saw my father in long coats, overcoats, boots पहनते थे वो एक समय पे, और अपनी जीप चलाते थे बहुत स्टाइल से। और जब बाढ़ आती थी लखनऊ में, हम यहाँ रहते थे वजीर हसन रोड पे, तो गोमती का बांध था वहाँ पर, और वहाँ जब बाढ़ आती थी और अक्सर कॉलोनी के सारे लोग कहते थे कि अरे अरे देखो बांध में दरार तो नहीं आ गई, और बारिश हो रही होती थी और तूफानी रातें होती थी और पानी बढ़ने लगता था, और लोग कहते थे कि शायद बांध में दरार आ गई है, देखो दरार आ गई है, बस पानी आता ही होगा। उस समय मेरे पापा लाइक शशि कपूर इन सत्यम शिवम सुंदरम अपना टॉर्च लेकर जाते थे, एक छाता पकड़ के, और 2-3 लोगों के साथ बंधे को चेक करने कि वाकई उसमें दरार आ गई है क्या, और क्या पानी हम लोगों की तरफ आएगा। So that was my father, and I'm very happy to have shared him with you, an aspect of his personal life with you. And अब सवाल अगर कुछ हो तो 1-2 लोगों ने सवाल किए हैं एक्चुअली। राखी क्या कर रही है? सबसे ज्यादा पहले तो राखी कश्यप सवाल पूछने आती है ना, वो क्या कर रही है? अस्करी इसको थोड़ा मॉडरेट अप करें सवालों को, तो बेहतर होगा, बिकॉज मैं कुछ गलत ना कर दूं। अस्करी, पूर्वा, मैं आ गया जी। नहीं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नहीं, वो सवाल मैंने भी देखे, और नहीं, पहले तो बहुत 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 शुक्रिया। आई मीन एंड आई कांट से कि किस हद तक एंजॉय किया है हम लोगों ने, सबने। आई मीन एक सेकंड, एक लम्हा भर को भी मतलब जहन ध्यान इधर से उधर नहीं गया। तो नरेश जी बहुत शुक्रिया। एंड पूर्वा, आई एम आल्सो रियली, आपने इतनी खूबसूरती के साथ, आई मीन आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि नहीं आसान है कि बेटी का बाप से बात करना, बट इतनी खूबसूरती से आपने बात की है। इट वाज रियली रियली वंडरफुल एंड वेरी, बहुत 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 शुक्रिया। तो अब सवालों का और कुछ कोई कहना चाहे, मगर बहुत मुख्तसर, बहुत लंबा इसको नहीं कर सकते क्योंकि बहुत वक्त पहले भी हो गया है। तो बेहतर है कि सवाल पूछें रादर देन कोई बात रखने के। तो जल्दी से तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके और सवाल पूछ के और वापस म्यूट कर लें और जवाब सुनने का इंतजार करें। और दूसरी बात ये कि कुछ सवाल ऑलरेडी चैट में आ गए हैं, जो मैं ख्याल में मैं नरेश जी से पहले ही कह देता हूं, ताकि एक हिमालय साहब हैं जिन्होंने सवाल पूछा है कि वाजिद अली शाह को जिस तरह इतिहास में दिखाया जाता है और उनकी रचनाओं पर, साहित्य पर नरेश साहब आपकी क्या राय है? तो पहला सवाल हिमालय जी हैं, उन्होंने ये पूछा है। हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो वाजिद अली शाह असल में संगीत के शौकीन थे, और संगीत के बिना, रिदम के बिना, ताल के बिना कोई चीज दुनिया में, कोई चीज नहीं चलती। पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा और ये सारे एक चक्राकार मोशन है, लेकिन हमारे यहाँ जो तहजीबों का जो चक्र चलता है वो न तो स्ट्रेट लाइन में चलता है, हम हिस्ट्री को स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ देखने के आदी हैं, ऐसे ही पढ़ाया जाता है आगे पीछे, लेकिन वो होता स्पाइरल की तरह से है, वो उस मोड में हमेशा आता है, सर्कुलर, वो सर्कुलर भी होता है और आगे भी जाता है। वो उसके 2 मोड होते हैं, वो न स्ट्रेट लाइन चलता है और न सर्किल में चलता है।
तो वो दोनों मोड में चलता है। गुजरे थे हम जहाँ से। अच्छा, अब जो बात है वो ललन पिया की ठुमरिया नाम से वो हमेशा लिखते थे, वजद अली शाह, तो वो उनकी ठुमरियाँ हैं। और ये लोग नहीं जानते कि अपने ज़माने में उन्होंने जो ये ज़मीन का जो जिस तरह का बंदोबस्त किया था, और एक जो डिक्शनरी बनवाई थी अपने यहाँ, जिस तरह के शब्द और कैटेगराइज कराया था उस डिक्शनरी में उन शब्दों को, ये बहुत इंटेलेक्चुअली उन्होंने कई काम ऐसे किए हैं जिनके बारे में कोई बस सिवा उनके नाच गाने की वो जिक्र किया जाता है, और ये जिक्र नहीं किया जाता कि वो लेखक भी थे, और वो उन्होंने अपने ज़माने में अपने ज़मीनों के नाप तोल और उसके इंतजामात, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने ज़माने में लखनऊ अवध की एक डिक्शनरी बनवाई थी, लुगत उसको कहते हैं, तो वो बनवाई थी जी। बाबुल मेरा नैहर छूटा जाए उन्हीं का लिखा है क्या? बाबुल मेरा नैहर छूटा जाए, हाँ कहते हैं कि उन्हीं का लिखा हुआ है। बाबुल मेरा नैहर छूटा जाए उन्हीं का लिखा हुआ है। और आपने वो जिक्र नहीं किया जो एक एक विजय ने यहाँ पर मुहर्रम के दिनों में जो एक वो पढ़ा था, बल्कि पूरा पूरा एक वो बनाया था ऑडियो बुक करबला के ऊपर, एक पूरा प्रोग्राम बनाया था, एक लंबा प्रोग्राम बनाया था, और जिसमें वो शायद वो था कासिम बनरा सहरा बांधे, है ना, शीश कटावन जावत है, तो वो विजय ने पढ़ा था मरसिया। विजय की आवाज में वो मरसिया आज भी दिल हिला देता है, वो मरसिया। और विजय तो बेसिकली सिंगर ही थी, असल में गाना ही चाहती थी, मैंने उन्हें जबरदस्ती करके फिल्म इंस्टीट्यूट भेज दिया तो बाबुल मेरा नैहर छूटा जाए, ठीक पूर्वा ने कहा कि वो वजद अली शाह का लिखा हुआ था। और कोई सवाल? मुझे ये पूछना है नरेश जी से। नमस्कार जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ लेकिन हूँ लखनऊ की। आपने बहुत सारी यादें ताज़ा कर दी, पेपर मिल कॉलोनी, निशातगंज, हम आईटी कॉलेज में पढ़ते थे, तो सब जैसे आंखों के आगे घूम रहा है और मेरी आंखों में आंसू हैं इस समय। अरे वाह 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 बहुत अच्छा लगा आपकी उम्र में इतनी अच्छी मेमोरी, और क्या शब्दों की शुद्ध शब्द और बिल्कुल क्लिष्ट भाषा और क्लैरिटी इतनी है सोच में और बोलने में कि बहुत मजा आ रहा है। तो हम ये जानना चाहते थे कि पूर्वा को आपने किस उम्र में देखा कि पूर्वा के अंदर ये सब खासियत है और इसको लाइन में आना चाहिए। ये क्योंकि हम खुद आई वॉज ऑल्सो सिंगर एट 1980s में, हमने आईटी से थे तो लखनऊ में गाते थे, लेकिन हमें याद है शबाना आजमी की एक फिल्म आ रही थी और हमारी माँ को अनिल रस्तोगी जी ने कहा कि इस लड़की को हम लेना चाहते हैं एक्स्ट्राज में, जो भी उसकी दोस्त बनना है शबाना आजमी का। तो हमारे यहाँ हंगामा हो गया, मम्मी पापा की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये 80s की बात कर रहे हैं हम। तो ये सोच आपकी इतनी मतलब प्रोग्रेसिव सोच और बेटी को बॉम्बे आने इतना प्रोत्साहित करना और उसको इस लाइन में जाने देना, हम चाह के वो नहीं कर पाए। हालांकि अब हम मुंबई में रहते हैं और शादी के बाद और जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उस समय एकदम पैरालाइज हो गए थे वो लोग कि ये क्या कह रही हो तुम्हें अब रेडियो स्टेशन नहीं जाना है, वहां से ये सब बातें लेकर आती हो तो तुम्हें नहीं जाना है। 80s की बात है, जबकि बहुत पहले की नहीं बात है। तो हम ये जानना चाहते थे कि आप खुद इतने प्रोग्रेसिव, जिसने अपनी वाइफ को भेजा पुणे, तो हम तो समझ सकते हैं, लेकिन पूर्वा में क्या खास था जो आपको लगा कि नहीं इसको इस लाइन में जाना चाहिए? पूर्वा ने अपना जो भी किया है खुद किया है, और बिना उसके तो होता भी नहीं ना, खुद ना करो तो नहीं होता। लेकिन पूर्वा की माँ मुझसे ज्यादा प्रोग्रेसिव थी, मैं ये बता दूं, सबको बता दूं, मुझसे ज्यादा प्रोग्रेसिव पूर्वा की माँ थी। और उन्होंने पूर्वा को पखावज
उन्हीं ने पूर्वा को, लड़कियां नहीं बजाती थी, पखावज इस तरह बजाया जाता है कि ये थक जाते हैं। बहुत बड़ा तो लेकिन एक समय, एक वक्त वो था कि हिंदुस्तान में पूर्वा अकेली उस तरह का इस स्तर पर बजाने वाली थी कि इसको हिंदुस्तान के बड़े क्लासिकल सिंगर्स के साथ में रखा गया कि उनके साथ बजाएगी, परफॉर्म करेगी। नेशनल स्कॉलरशिप इसको पखावज की मिली। शी वाज एडजज्ड एज द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द रिदम इन वन पर्टिकुलर ईयर। जो आकाशवाणी का एक कंपटीशन, ऑल इंडिया कंपटीशन होता था, उसमें पूर्वा जो थी वो आई थी। इनके बारे में आज एक और खासियत पता चली पूर्वा के बारे में। वैसे मैंने पूर्वा नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ, ये नहीं बता रही है, मेरी बड़ाई कर रहे हैं। तो मैं तब डांस भी सीखती थी और मम्मी ने मुझे बोला था कि अगर डांस सीखना है तो रिदम आना जरूरी है, आपको ताल मतलब सिर्फ हाव भाव और तैयार होने के लिए और मुद्राएं बनाने के लिए डांस नहीं सीखना है। तो अगर सीखना है तो अच्छे से सीखना है और मीटर और रिदम को समझना पड़ेगा। तो कोई परकशन इंस्ट्रूमेंट सीखो, और क्या सीखोगी? तो आई कुडंट डिसाइड, आई वाज लाइक 4 or 5, 6 मे बी। सो मम्मी ने ही डिसाइड किया कि पखावज सीखो, उनको उसका साउंड बहुत अच्छा लगता था। तो खैर पखावज सीखना शुरू किया क्योंकि डांस सीखना था। अच्छा, तो मैं डांस भी सीखती थी, लखनऊ कथकेल जाती थी और फिर भातखंडे म्यूजिक कॉलेज जाती थी। लमाटनिया से साइकिल चला के भातखंडे म्यूजिक कॉलेज, फिर कथक की क्लास। तो पापा ने मुझे एक बार बोला था ये कि बेटा जब तुम डांस करती हो तो कितनी एनर्जी तुम डालती हो स्टेज पर, है ना? व्हेन यू आर डांसिंग यू आर पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी, डिस्पेंसिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, और जो पूरा हॉल है वो बिना हिले तुम्हारे साथ मूव करता है। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो तुम्हारी ऑडियंस भी इमोशनली इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो आप इतना वो तो फिजिक्स के सिद्धांत से समझाते थे कि लीवर जो है वो, है ना, तो डिस्टेंस और वो स्ट्रेट लाइन और ये सब। तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी जो एनर्जी डालती हो उससे तो एक कुआं खुद सकता है, इससे पानी मिलेगा लोगों को। तो तुम जो इतनी एनर्जी स्टेज पे डाल रही हो उससे क्या हो रहा है? आर यू एंटरटेनिंग पीपल और आर यू क्रिएटिंग समथिंग? और जो तुम्हें सिखा दिया वो रटा रटाया नाच रही हो। अब टुकड़ा देख लीजिए, फिर परन देख लीजिए, आमद देख लीजिए, तराना, यू नो। सो व्हाट आर यू रियली डूइंग ऑन स्टेज? इतनी एनर्जी क्यों डाल रही हो? कुआं खोद लो ना बेटा, प्यासों को पानी मिलेगा। तो तब उन्होंने कहा था कि क्राफ्ट और आर्ट में एक फर्क होता है और उस फर्क को नापना सीखो। बहुत बड़ी बात है। क्राफ्ट कब क्राफ्ट होना खत्म हो जाता है और आर्ट में तो विचार, थॉट। सो व्हाट इज द थॉट, व्हाट इज द आइडिया behind the dance? Because dance तो लड़की हो, कपड़े पहन के आ जाओगी स्टेज पे तो कोई भी देखेगा, जिसको डांस नहीं भी देखना है वो खड़े होके देख लेगा 5 मिनट, यू नो। और साथ में गाना भी होता है और अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स, लाइटिंग, सब लोग देखेंगे, बट समझेगा क्या, क्या हुआ, क्या, व्हाट डिड यू डू, क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या है। So that was my father and yes, ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक आपने इतनी अच्छी जर्नी इसकी शुरू करी, और एक छोटी सी बात से, वही कहते हैं कि बच्चों के परवरिश के समय कोई ऐसी बात उनके मन में डालना जो उनकी जिंदगी का चैनल बदल देती है। ये ऐसे प्रोग्रेसिव पेरेंट्स, मेरा नमस्कार है। शुक्रिया सीमा जी, शुक्रिया। और कोई अच्छा लगा। और एक सवाल और था, किसी का भी लेटेस्ट ही आया चैट में। अच्छा, हाँ, चैट में आया एक सवाल। हाँ, ये राइट। एक वक्त आया जब लखनऊ कॉफी हाउस बंद सा हो गया, फिर कुछ लोगों ने मिलकर इसे पुनर्जीवित किया। इसमें पत्रकार श्री बिशन कपूर के पुत्र श्री प्रदीप कपूर भी शामिल हैं। कोरोना के पहले क्या आपने फिर से लखनऊ कॉफी हाउस आना जाना शुरू किया था? क्या इस दौर के बाद फिर कॉफी हाउस जाना शुरू करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने, प्रदीप कपूर ने इसको बिल्कुल कोशिश की। कुछ लोगों ने आना भी शुरू किया, कुछ दिन आए भी, लेकिन वो ज्यादा वो वक्त लौट नहीं पाया जैसा वो उस समय था, वो हो नहीं पाया। और अब बहुत कम लोग वहाँ कॉफी हाउस जाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि कोई ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जहाँ हम रोज शाम को जाना चाहें, भले ही थोड़ी देर के लिए, और जहाँ हमें पता हो कि कोई ना, जितने इम्पोर्टेंट लोग हैं कल्चर के, लिटरेचर के, पेंटिंग के
और दूसरे आर्ट फॉर्म्स के, म्यूजिशियंस के, तो वो एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो आए, पॉलिटिशियंस भी आए, राइटर्स भी आए, जर्नलिस्ट भी आए, ऐसा क्रिएट हो जाए तो फिर क्या कहना। लेकिन जो हमारे आज का समय है, जो वायलेंस से और उससे भरा हुआ है, झूठ से भरा हुआ है, उसमें क्या ऐसा होना संभव होगा? अगर मैं तो ये कहता हूँ कि कॉफी हाउस में अगर 100 रुपए की, 200 रुपए की भी कॉफी मिले तो मैं फ्रीज हो गया शायद। हाँ फ्रीज जी फ्रीज हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम। ओके हाँ, I वन think सेकंड। he's frozen. तो अब क्या सभा यही समाप्त की जाए? मन तो नहीं कर रहा आप सबको छोड़ने का। पूर्वा तुम्हारे हमने प्लेस देखे हैं, बिकॉज निवेदिता भार्गव बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और बंदिश देखा, और इतनी तुमने ठुमरियों का जो तुमने रिवाइवल किया है फोक आर्ट का, फोक म्यूजिक का, बहुत मजा आया जाके, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बंदिश को सैंक्शन करने वाले दिव्या भाटिया भी सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, प्लीज थैंक यू आपका दिव्या इस नाटक को वो करने के लिए। तो अस्करी अब इजाजत ले, क्योंकि लेने के पहले मैं 2-4 लाइनें पढ़ना चाह रही थी पापा की। तो तुम सुना दो। अस्करी भी गायब है लखनऊ हाँ। में ही लगता है इंटरनेट गड़बड़ हो गया है लखनऊ में। हाँ, मैं पापा की एक कविता है जो जिसका शीर्षक है पहचान, वो सुनाना चाह रही थी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इमोशनल पोएम है। और पहचान के बारे में ही हम बात कर रहे थे पूरे समय, हर वक्त हम पहचान के बारे में बात कर रहे थे। तो इससे मैं खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन वो अगर मुझे कविता मिल जाए तो एक और बात मुझे कहनी थी, नरेश जी कह रहे थे कोई ऐसा अड्डा हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ क्रिएटिव लोग मिल सके लखनऊ में। तो हम फिर से लखनऊ जाना चाहेंगे। हम जब सोचते हैं कि वहां जाके करेंगे क्या, तो ये लगता है कि जिस जहाँ कनेक्ट हो पाए लोगों से। अब तो नेमत खाना है वहाँ पे, इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट जहाँ का खाना भी बहुत सुंदर है, और एक नया कैफे भी है, कैफे रेpertoire या ऐसी कुछ नाम है उसका, वो भी है। और सनत का हाँ जी, और कैफे ये भी है अपना, अभी तो कैफे आजमी ऑडिटोरियम भी है जहाँ पे कुछ होते रहते हैं, जलसे तो होते हैं। सनतकदा के अड्डे पे भी आ सकते हैं। हाँ मैं गई और बहुत मुझे मजा आया, लजीज खाना था। अच्छा, मुझे तो सनत कदा भी गए थे जी। जी, मैंने सारी जो लगा रखे हैं इस समय बुक मार्क्स, मुझे एक इस समय नहीं मिल रहा है। पापा आप कहाँ हैं? पापा हैं क्या? वापस आए? हाँ, पहचान मिल गया मुझे। Has my father come back? Has he joined us again? नहीं मिले। नहीं पूर्वा, अभी वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बट प्लीज गो अहेड। जी, थोड़ी सी इमोशनल पोयम है, मैं पहले से हेड्स अप दे दूं। पहचान। उस वक्त मेरे साथ जरूर रहना बच्चों, जब मैं आखिरी बार फलों फूलों और हरियाली की तरफ लौट रहा हूँ। मेरी देह की अग्नि से गर्म हो जाएगी आसपास की हवा, फिर वो अनंत तक बदलती रहेगी हवाओं का तापक्रम। धुएं के साथ ऊपर उठूंगा मैं बच्चों, जिसे तुम पढ़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड वही बनकर, और छा जाऊंगा वनस्पतियों पर जिसे वे सोख लेंगी और कुछ और हरी हो जाएंगी। फल कहीं होंगे तो कुछ पक जाएंगे। जब कभी फूलों की मिठास तुम तक पहुंचेगी, हरियाली भली लगेगी या हवाओं को बदला हुआ महसूस करोगे, तो तुम पहचान लोगे, कहोगे अरे पापा। ब्यूटीफुल। So yes, that is one I think poem. लखनऊ बायोस्कोप की तरफ से आई थिंक लखनऊ वाले कुछ कट गए हैं, कुछ हम दिल्ली में बैठे हैं, पर इस समय पर सबकी तरफ से सबको मतलब पहले सबको शुक्रिया हमारा ये पहला एक नई सीरीज के लिए, और खास तौर से पूर्वा और नरेश जी का तो क्या कहना। आई थिंक लग रहा था वही कॉफी हाउस जूम पे आ गया बिना वो
सड़ी हुई कॉफी पर मॉनिटर तो फेल हो गया। यादें इकट्ठा कर पाए और नायाब नगीनों में फिर मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं और शायद अभी नरेश जी की भी बहुत सारी बातें हैं, तो हो सकता है किसी और तरह से। हाँ, वहाँ पे असल में लाइट चली गई है उनके घर पे, तो जिसकी वजह से ही कान कम बैक। आई जस्ट मैंने अभी बात की, तो इस वजह से शायद वो वापस अब ज्वाइन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब यही है। बट पूर्वा, जाने से पहले मैं बस एक सवाल पूछना चाह रहा था, अगर आप ही उसके बारे में कुछ कह सकें कि आपकी माँ के ने एक काम जो मुझे जहां तक मालूम है, वो अवध का जो फोक है उसके ऊपर एक बहुत अहम काम अपने वक्त में किया था। So can you tell something about that a little bit before we end this program? अवध की फोक पे जो मम्मी ने काम किया था, एक्चुअली मम्मी वाज विद संगीत नाटक अकेडमी, और वो FTI से पहले तो इसरो गई अहमदाबाद, और फिर वो यहाँ आ गई, लखनऊ आ गई, बिकॉज पापा वाज पोस्टेड हियर एंड आई विश शी हैड गॉन टू बॉम्बे and I could have had a career there, like a ready pedestal there, but no, she came back to Lucknow. और वो संगीत नाटक अकादमी के साथ उन्होंने तो जॉन साहब बावर पे जो उन्होंने सर्वे किया, जो उन्होंने फोक सॉन्ग्स पे सर्वे किया, म्यूजिक ऑफ बुंदेलखंड पे सर्वे किया, और मर्सियों पे उनका एक पूरा रिसर्च डॉक्यूमेंट, और क्रांति के स्वर करके उनका एक पूरा एल्बम था जिसमें आज़ादी के गीत और of different eras, मतलब pre-independence and during just before independence, उसका उनका बहुत ज्यादा काम था। जो आप फोक सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं ना, वो उनके साथ ही, मतलब हमारे पास उसका कोई डॉक्यूमेंट है नहीं ऐसा। हमारे पास मर्सियों का पूरा कलेक्शन है उनका, और हमारे पास उनके क्रांति के स्वर का पूरा कलेक्शन है। लेकिन हमारे पास उनके जो उन्होंने फोक सॉन्ग पे जो किया था, अमीर खुसरो पे उन्होंने बहुत रिसर्च की थी, तो वो है हमारे पास रिसर्च, लेकिन हमारे पास ये फोक सॉन्ग्स वाली रिसर्च नहीं है। Okay, thank you Purva. I will also talk to you about this, मतलब मैं अलग से भी आपसे इस बारे में थोड़ी जरूर बात करूंगा जी। Anyway, so I think मेरे ख्याल में आज के सेशन के लिए नरेश जी, पूर्वा, बहुत शुक्रिया। माधवी ने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है शुक्रिया अदा करके, लेकिन मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली नरेश वहाँ लाइट चली गई एंड ही इज नॉट हियर, और तमाम लोगों का, आई वुड से जो लोग भी आज जुड़े हैं और जिन्होंने भी जो भी कंट्रीब्यूशन किया है लखनऊ बायोस्कोप, जो कल्चरल म्यूजियम की शुरुआत हम लोग करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मतलब ये भी कहूँगा कि अगर आप इस बात को और फैला सकें और लोगों से कह सकें कि ये किस तरह का म्यूजियम लखनऊ में शुरू होना है, और अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन आप आगे भी करना चाहें उसके लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। और इस सीरीज का तो ये पहला एपिसोड था, और हम फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ, एक और नायाब नगीने के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, थैंक यू so much, and I think we will be there, and I'll get at least 10 more, 10 लोग तो और आएंगे हमारे साथ लखनऊ के। I'll also be there. अस्करी, थोड़ा सा नूर आपा के प्रोग्राम के भी बारे में बता दो सबको एक बार। हाँ जरूर। सो जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि हम एक और सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि अगेन ऑनलाइन सीरीज होगी, लखनऊ बायोस्कोप के ही ज़ेरे इंतजाम, जिसमें आइडिया ये है कि अभी तक हम लोग तमाम लोग वाकिफ तो हैं इस बात से कि अवधी खाने, मतलब लखनवी खाने या अवधी खाने क्या हैं, क्योंकि उस तरह से कि बाजार में जो खाने मिलते हैं उनसे तो काफी हद तक वाकफियत है कि भाई टुंडे के कबाब हैं या निहारी है या ये है ये वो है, लेकिन जो अभी भी जिससे बहुत ज्यादा वाकफियत नहीं है लोगों की, वो है घरों के खाने, यानी घरों में जो दावती खाने पकते हैं। तो हालांकि महिंद्रा सनतकदा लखनऊ फेस्टिवल में एक अवधी होम कुक फूड फेस्टिवल होता रहा है, जिसमें इन खानों को पका करके और खवातीन और कुछ पुरुष भी लेकर के आते रहे हैं खाने पका के, जो उनके घरों में दावतों में पकाए जाते हैं। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि इसको और ज्यादा इसके आगे अभी तक हम नहीं बढ़े थे। लेकिन अब इस बार एक सीरीज जो ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, एक कुक अलॉन्ग सीरीज है, यानी ये कि किचन में नेमत खाना जो हम लोगों का रेस्टोरेंट है
वहां पर हम एक गेस्ट को बुलाएंगे हर कुछ दिनों पर, और वो खाना कुछ एक चीज या कभी 2 चीज वो पकाएंगे, और जो आप अपने किचन में खड़े होकर के साथ में पका सकते हैं और उस रेसिपी को सीख सकते हैं। सो दैट इज समथिंग विच वी आर आल्सो स्टार्टिंग, और उसको हम नाम दिया है रवायती व्यंजन के नाम से उसको हम शुरू कर रहे हैं। सो उसका भी एक अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा था। तो अभी पहला जो उसका एपिसोड है वो 31 जुलाई को शाम को 7 बजे है। हम लोग कल से उसके बारे में मैसेजेस और उसकी जो पब्लिसिटी है वो शुरू कर देंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और जल्दी फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।